इमेजिन करो कि तुम पर एक हीरो समनिंग स्पेल हिट हो जाए जो असल में तुम्हारे लिए था ही नहीं, और फिर तुम्हारी आंखें एक दूसरी दुनिया में खुलें जहां तुम्हारे पास अपनी इमेजिनेशन की लगभग कोई भी चीज क्रिएट करने की पावर हो। एग्जैक्टली इसी तरह ये एक ऑर्डिनरी सैलरी मैन गलती से सबका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। ताकुमी ने 40 मिजरेबल ईयर्स एक बोरिंग 9 से 5 जॉब में ग्राइंड करते हुए बिता दिए थे, जब तक कि फेट ने उसे सबसे रिडिकुलस तरीके से ट्रोल करने का फैसला नहीं किया। किसी चोजन हीरो की तरह इसेकाई होने के बजाय ये बेचारा डूड पूरी तरह से एक्सीडेंट के कारण किसी और की हीरो समनिंग में फंस गया। स्पेल ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से इरेज कर दिया और पीछे सिर्फ उसकी कंफ्यूज्ड सोल छोड़ दी, जो बादलों के ऊपर एक विंडोज एरर मैसेज की तरह तैर रही थी। वहां नोलन नाम की एक खूबसूरत विंग्ड गॉडेस ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और इस कॉस्मिक स्क्रू अप के लिए माफी मांगी। उसने एक्सप्लेन किया कि होली सिडोनिया एम्पायर के दुश्मन ने एक हीरो समन करने की कोशिश की थी, लेकिन स्पेल इतनी बुरी तरह ग्लिच कर गया कि ताकुमी एक इनोसेंट विक्टिम बन गया। गिल्टी फील करते हुए उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे ओवरपावर्ड एसएस रैंक एबिलिटीज के साथ एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड में भेजेगी, ताकि वो फाइनली उस लाइफ को एंजॉय कर सके जो अर्थ ने उसे कभी नहीं दी। जब नोलन ने पूछा कि उसे किस तरह की पावर्स चाहिए, तो ताकुमी ने एडमिट किया कि वो कोई बैटल हंग्री एनिमे प्रोटैगनिस्ट नहीं था, बल्कि वो एक कावर्ड था जो मॉन्स्टर्स से लड़ने के बजाय चीजें बनाना प्रेफर करता था। नोलन ने उस माइंडसेट को अप्रूव किया और उसे एल्केमी और ब्लैक स्मिथिंग जैसी प्रोडक्शन बेस्ड जॉब्स ग्रांट करने का फैसला किया। फिर आज तक के सबसे सस्पिशियस ट्रेनिंग मेथड को यूज करते हुए उसने सीधे उसके मुंह में एक मैजिकल क्रिस्टल घुसा दिया। जैसे ही वो उसकी बॉडी में एंटर हुआ, उसके दिमाग में नॉलेज का एक इंसेन अमाउंट फ्लड कर गया, जिससे उसे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने बिना परमिशन मांगे पूरी विकिपीडिया उसके स्कल में डाउनलोड कर दी हो। इससे पहले कि वो उस माइग्रेन से रिकवर कर पाता, नोलन ने उसे एक कैनन बॉल की तरह नई दुनिया में लॉन्च कर दिया। जब ताकुमी फाइनली एक पीसफुल लेक के किनारे उठा, तो उसने अपनी रिफ्लेक्शन चेक की और उसे लगभग हार्ट अटैक आ गया। अपने एग्जॉस्टेड मिडिल एज्ड फेस के बजाय अब वो एक इनक्रेडिबली हैंडसम 17 ईयर ओल्ड लग रहा था। वो अपने ही चेहरे को एडमायर करते हुए ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इससे पहले कि उसे याद आया कि उसके सामने और भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। नोलन ने उसके लिए फूड, गोल्ड और बाकी एसेंशियल समेत सप्लाईज छोड़ दी थी। उसने फिर अपनी स्टेटस विंडो ओपन की और डिस्कवर किया कि उसे बेसिक एलिमेंटल मैजिक के साथ साथ कई पावरफुल प्रोडक्शन स्किल्स मिली थी। अपनी सराउंडिंग्स को लेकर क्यूरियस होकर उसने पास के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया, जब तक कि उसे एक मॉन्स्टर ट्री की गिरी हुई ब्रांच नहीं मिल गई। उसकी एनालिसिस स्किल ने रिवील किया कि ये एक्सीलेंट वेपन मटेरियल था, इसलिए उसने तुरंत एक मजबूत स्पीयर फोर्ज करने के लिए ब्लैक स्मिथिंग का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसकी एनालिसिस ने दिखाया कि आसपास का लगभग हर प्लांट एक मेडिसिनल हर्ब था, जिसने पूरे फॉरेस्ट को मदर नेचर की फ्री फार्मेसी में बदल दिया। अचानक एक टेरिफाइड छोटी लड़की उसकी तरफ भागते हुए आई और कुछ ही पलों बाद झाड़ियों से एक हॉर्न्ड रैबिट बाहर निकला। अब ये फ्लफी साइकोपैथ दिखने में हार्मलेस था, लेकिन इसका लेवल ही अलग था। इसने तुरंत लड़की पर छलांग लगा दी, लेकिन ताकुमी ने अपना फ्रेशली क्राफ्टेड स्पीयर सीधा उसके आर पार कर दिया और उसे एक सिंगल स्ट्राइक में मार गिराया। इस स्किल ने उसे वॉरियर क्लास के साथ एक लेवल अप दिलाया, लेकिन उसे सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जीने के लिए चीजों पर मुक्के मारना उसके रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा नहीं था। लड़की ने खुद को मॉली के रूप में इंट्रोड्यूस किया और अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहा। चूंकि ताकुमी को बिल्कुल भी क्लू नहीं था कि वो कहाँ है, उसने पूछा कि क्या वो उसे अपने गांव तक गाइड कर सकती है, और वो खुशी खुशी मान गई। जाने से पहले उसने उसे याद दिलाया कि रैबिट को वेस्ट न करे, क्योंकि ये बहुत डिलिशियस होता है। तो ताकुमी ने कैजुअली उस पूरे मॉन्स्टर को अपने आइटम बॉक्स में टॉस कर दिया। इसके बाद ही उसे रियलाइज हुआ कि अजनबियों के सामने मैजिकल स्टोरेज एबिलिटीज का शो ऑफ करना शायद सबसे स्मार्ट फर्स्ट इंप्रेशन नहीं था। इसी बीच बहुत दूर होली सिडोनिया एम्पायर में 3 जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट सक्सेसफुली हीरोज के रूप में समन हो चुके थे। एम्प्रेस एलिजाबेथ ने पर्सनली उनका वेलकम किया और क्लेम किया कि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए वहां लाया गया था, जबकि दोनों लड़के अपनी पावर फैंटेसी जीने के लिए रेडी दिख रहे थे। अकेली लड़की को तुरंत फील हुआ कि कुछ गलत था। ठीक उसी पल नोलन ने सीक्रेटली उसे एक यूनिक ब्लेसिंग ग्रांट की, जिसने उसके इंस्टिंक्ट्स को हमेशा सही डिसीजन की तरफ गाइड करने की पावर दी। जिस पल उसने एलिजाबेथ को देखा, उसकी बॉडी का हर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चीख चीख कर कह रहा था कि ये औरत डेंजरस एज हेल है, इसलिए उसने साइलेंटली उससे दूरी बनाए रखने का फैसला किया। वापस तकुमी की स्टोरी पर आते हैं। वो मॉली के गांव पहुंचा, जहां उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वार्मली थैंक यू कहा। जब उसने पूछा कि क्या वो कुछ समय के लिए रुक सकता है, तो उन्होंने खुशी खुशी उसका वेलकम किया। उन्होंने उसे गांव के ब्लैकस्मिथ से इंट्रोड्यूस कराया, जिसने एक्सप्लेन किया कि आसपास का फॉरेस्ट मेडिसिनल हर्ब से भरा पड़ा था, जबकि पास की एक माइन वैल्यूएबल ओर्स सप्लाई करती थी, जो इस गांव को क्राफ्ट्समैन के लिए एक पैराडाइज बनाता था। तकुमी का इनर क्राफ्टिंग एडिक्ट तुरंत जाग गया। एकमात्र प्रॉब्लम ये थी कि वहां रुकने के लिए कोई इन तक नहीं था। उसने बाहर कैंप लगाने का सजेस्ट किया, लेकिन विलेजर्स ने अपने नए वीआईपी को जमीन पर सोने देने से रिफ्यूज कर दिया। वो सब इकट्ठा हुए, उसे एक खाली प्लॉट पर ले गए और तकुमी ने अर्थ मैजिक से जमीन को फ्लैट कर दिया। इस स्पेल ने उसका लगभग पूरा मैना ड्रेन कर दिया और उसे एक स्प्लिटिंग हेडेक दे दिया। लेकिन विलेजर्स हैरान होने में इतने बिजी थे, क्योंकि मैजिक यूजर्स इनक्रेडिबली रेयर थे। उन्होंने मिलकर कुछ ही समय में उसके लिए एक घर बना दिया, जबकि तकुमी ने कारपेंट्री और ब्लैक स्मिथिंग का यूज करके खुद फर्नीचर क्राफ्ट किया। जब सब कुछ खत्म हो गया, तो उसने अपनी एक्टिव क्लास को वॉरियर से वापस एल्केमिस्ट में स्विच कर लिया, क्योंकि वो उस पर ज्यादा फिट बैठता था। एक प्रॉपर घर सिक्योर होने के बाद उसने तुरंत उन ओर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने ब्लैकस्मिथ के साथ मिलकर माइन किया था। और पहले
पहले से ही चीप मटेरियल्स को प्राइसलेस ट्रेजर्स में बदलने के सपने देखने लगा। उसने बिना किसी फर्नेस के प्योर एल्केमी का इस्तेमाल करके आयरन को रिफाइन किया। उसने सिंपली मैजिक के साथ इम्प्योरिटीज को रिमूव किया और फिर मेटल को क्लीन इनगॉट्स में शेप दे दिया। इसमें रिडिकुलस अमाउंट में माना कंज्यूम हुआ, लेकिन ये क्राफ्टिंग एडिक्ट पहले ही मॉडरेशन का मतलब भूल चुका था। मॉली आखिरकार उसे डिनर के लिए बुलाने आई और उसे हर एक ड्रॉप माना ड्रेन करने के बाद फर्श पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ पाया। उसके पेरेंट्स भाग कर आए, एक इडियट की तरह एक्ट करने के लिए उसे स्कोल्ड किया और जबरदस्ती उसके गले से एक माना रिकवरी पोशन उतार दिया। उसके बाद से मॉली और उसकी माँ प्रैक्टिकली हर दिन उसे बेबी सिट करती थी ताकि उसे काम करते करते खुद को अपनी कब्र में धकेलने से रोका जा सके। अपने स्पेयर टाइम में उसने गांव के ब्लैकस्मिथ को हाई क्वालिटी वेपन्स फोर्ज करने में मदद की, जिससे उसकी ब्लैकस्मिथ क्लास भी इंप्रूव हुई। बाद में उसने मॉली के पिता से कई पोशंस बोरो किए ताकि वो उनकी रेसिपीज को रिवर्स इंजीनियर कर सके। गांव का चीफ भी मान गया और उसने प्रॉमिस किया कि ताकुमी जो भी सक्सेसफुल पोशंस बनाएगा वो उन्हें खरीद लेगा। चैलेंज से फायर्ड अप होकर ताकुमी घर लौटा और जेसी पिंकमन और वॉल्टर वाइट को लेजेंडरी एल्केमिस्ट्स की तरह मेंटली वर्शिप करते हुए कुकिंग शुरू कर दी। उसने प्राउडली ग्लोइंग ब्लू पोशंस क्रिएट किए जो सस्पिशियस हद तक फेमिलियर लग रहे थे, हालांकि उनका कलर एग्जैक्टली राइट नहीं था। अगले दिन ये एब्सोल्यूट केमिस्ट्री एडिक्ट जंगल में भटक गया और हर जहरीले पौधे को खाना शुरू कर दिया जो उसे मिल सकता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो बाद में टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई कर सके और पॉइजन रेजिस्टेंस बिल्ड कर सके। कोई भी नॉर्मल इंसान थेरेपी के लिए गया होता, टकुमी ने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड केमिकल वॉरफेयर चुना। एक पर्टिकुलरली नास्टी पॉइजन से रिकवर होने के दौरान एक मैसिव आर्मर्ड बोर अचानक उसकी तरफ चार्ज करते हुए आया। उसका स्पीयर मॉन्स्टर से टकराते ही शैटर हो गया और यहाँ तक कि उसके ऑफेंसिव मैजिक ने भी मुश्किल से उसकी स्किन पर खरोंच डाली। जैसे ही वो डेस्परेटली पीछे हटा, वो एक इंजर्ड पॉइजनस स्पाइडर से टकरा गया। उसने खुद को एक साथ दो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ब्रेस किया, लेकिन स्पाइडर अनएक्सपेक्टेडली बोर के चेहरे पर कूद गई, जिसने उसे इतनी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि टकुमी को कुछ प्रेशियस सेकंड्स मिल सके। जैसे ही मॉन्स्टर ने दोबारा चार्ज किया, उसने वो आखिरी चीज की जिसकी किसी को उम्मीद थी। डॉज करने के बजाय वो सीधा उसकी तरफ कूदा और अपनी एल्केमी को डायरेक्टली उसके दिमाग पर एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो इंस्टेंटली अंदर से डिकम्पोज हो गया। इस बैटल में बमुश्किल सर्वाइव करने के बाद टकुमी उस इंजर्ड स्पाइडर के पास गया और उस अनएक्सपेक्टेड असिस्ट के लिए थैंक यू बोलने के लिए उसके वुंड्स को हील किया। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ, उसके सिस्टम ने अचानक उसे इन्फॉर्म किया कि स्पाइडर सक्सेसफुली टेम हो गई है। टकुमी पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठा, लेकिन स्पाइडर उसे दुनिया की सबसे सैड पपी आइज से देखती रही जब तक कि उसने फाइनली हार नहीं मान ली। उसने उसकी पीठ पर मौजूद लीफ शेप्ड पैटर्न के कारण उसका नाम मेपल रखा, जिसने एक एवोल्यूशन ट्रिगर किया जिससे स्पाइडर को बोलने की एबिलिटी मिल गई, क्योंकि अपेरेंटली ये दुनिया काइंडनेस का रिवॉर्ड ऐसी नाइटमेयर फ्यूल देकर देती थी जो कॉन्वर्सेशंस कर सकती हो। टकुमी मेपल को गांव वापस लाया, जहां हर कोई तुरंत पैनिक कर गया। उनका शौक तब और बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि उसने एक इंसेक्ट मॉन्स्टर को टेम कर लिया है जो आज तक लगभग किसी ने अकॉम्प्लिश नहीं किया था। टकुमी ने इसे ब्रश ऑफ किया और सबको उस जायंट बोर पर फोकस करने को कहा, क्योंकि डिनर वहीं खड़ा था। उस रात विलेजर्स ने एक ह्यूज फीस्ट के साथ सेलिब्रेट किया और मॉली के पिता ने टाकुमी को वैल्यूएबल मॉन्स्टर मटेरियल्स देकर रिवॉर्ड किया। उन्होंने उसे किसी दिन पास के शहर को विजिट करने के लिए भी एनकरेज किया, क्योंकि उसके जैसे रिडिकुलस टैलेंट वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से गांव में बिताने से कहीं ज्यादा डिजर्व करता था। ऊपर से सब कुछ देखते हुए नॉलन टाकुमी की प्रोग्रेस पर प्राउडली मुस्कुराई। तभी एक और गॉडेस उसके पास प्रकट हुई और क्वेश्चन किया कि क्या टाकुमी सच में इतना स्पेशल है। आखिरकार नॉलन ने उसे सिर्फ एक नई बॉडी और इनक्रेडिबल पावर्स ही नहीं दी थी, उसने सीक्रेटली उसे इस दुनिया में एक पूरा साल पहले भेज दिया था, इससे पहले कि सिडोनिया एम्पायर एक्चुअल हीरोज को समन करे। कुछ दिनों बाद टाकुमी उठा और उसे रियलाइज हुआ कि उसे कल के लेफ्टओवर्स की तरह मेपल के सिल्क ककून के अंदर रैप कर दिया गया है। उसने तुरंत छोटी स्पाइडर पर चिल्लाना शुरू कर दिया और पूछने लगा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मेपल ने नर्वसली एडमिट किया कि वो पोशंस के पीछे ऑब्सेस होते हुए उसे कई दिनों से इग्नोर कर रहा था, इसलिए उसने अपने डैडी की अटेंशन पाने के लिए उसे ककून कर दिया था। यह सुनकर टाकुमी को रियलाइज हुआ कि उसने सच में अपने सबसे नए कंपेनियन को नेग्लेक्ट कर दिया था। गिल्टी फील करते हुए उसने काम करने के बजाय पूरा दिन उसके साथ खेलने का प्रॉमिस किया और मेपल एक्साइटमेंट में ऐसे उछलने लगी जैसे उसने अभी अभी लॉटरी जीती हो। अनफॉर्चुनेटली टाकुमी के लिए मॉली की माँ सबसे खराब मोमेंट पर ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आ गई और उसने एक जायंट स्पाइडर को खुशी खुशी उसके ऊपर बैठे हुए पाया। इससे पहले की चीजें और ज्यादा ऑकवर्ड होती, उसकी नजर सीलिंग से लटकते मेपल के स्पार्कलिंग सिल्क पर पड़ी। उसकी इनर बिजनेस वुमन तुरंत जाग गई और टाकुमी और मेपल दोनों को पता चल गया कि उन्होंने अभी अभी एक और मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है। उसने जल्दी से उस सिल्क को एक लग्जूरियस शर्ट में वीव कर दिया जो इतनी एक्सपेंसिव लग रही थी कि नॉर्मली सिर्फ नोबल्स ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। कुछ ही घंटों में गांव की हर औरत ने मेपल को ऐसे घेर लिया जैसे वो कोई सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर हो और स्पाइडर ने शेमलेसली उस पूरी अटेंशन को सोख लिया। उसने टाकुमी से यहाँ तक कह दिया कि वो अपने नए फैन क्लब के साथ इतनी बिजी है कि अब खेल नहीं सकती और उस बेचारे को उसके ही पेट ने अबैंडन कर दिया, क्योंकि अपेरेंटली हर किसी ने शाइनी कपड़ों के लिए उसे बिट्रे कर दिया था। टाकुमी गांव के ब्लैकस्मिथ से मिलने गया जिसने उसके लिए लाइट लेदर आर्मर का एक सेट क्राफ्ट करना खत्म कर दिया था। जब वो वहाँ था, मॉली के पिता ने अनएक्सपेक्टेडली पूछा कि वो गांव छोड़ने का प्लान कब बना रहा है। टाकुमी फ्रीज हो गया क्योंकि वो यही वरी कर रहा था कि अलविदा कैसे कहा जाए, लेकिन पता चला कि विलेजर्स पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि उसके टैलेंट्स हमेशा के लिए छिपे रहने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। उन्होंने रिवील किया कि अगले हफ्ते पास के शहर से एक मर्चेंट आएगा और उसने पहले ही
भी उसके कैरेज में उसके लिए एक सीट रिजर्व कर ली है। टाकुमी उनकी काइंडनेस से डीपली टच्ड था और उसने सिंसियरली उन्हें थैंक यू कहा। बाद में उसने देखा कि मॉली की माँ कई हॉर्न रैबिट्स के इंटेस्टाइन्स फेंकने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि गांव के पास उन्हें साफ करने के प्रॉपर मेथड्स नहीं थे। टाकुमी ने कैजुअली उन्हें होली मैजिक से प्यूरिफाई कर दिया। वो स्टन रह गई, लेकिन उसे प्रेज करने के बजाय उसने उसे वार्न किया कि वो उस पावर को कभी पब्लिक में शो न करे। होली एलिमेंट यूजर्स एक्सट्रीमली रेयर थे और उस एबिलिटी को फ्लैश करने का मतलब बेसिकली पावरफुल लोगों से अपनी पीसफुल लाइफ को बर्बाद करने की भीख मांगना था। उसकी एडवाइस को सीरियसली लेते हुए टाकुमी ने बाकी का हफ्ता गांव को इंप्रूव करने में बिता दिया। उसने प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों ओर एक मजबूत स्टोन वॉल बनाई और सिंपल वाटर पंप्स भी क्रिएट किए ताकि हर किसी को आसानी से क्लीन वाटर मिल सके। अगले हफ्ते जब मर्चेंट पेपेक फाइनली पहुंचा तो एक छोटे से गांव के चारों ओर इतनी मैसिव वॉल देखकर वो लगभग अपने कैरेज से गिर ही पड़ा। जब वो मॉली के पिता और ब्लैकस्मिथ के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहा था, टाकुमी वहां पहुंचा और उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। जाने से पहले उसने क्वाइटली मॉली के पिता को इन्फॉर्म किया कि उसने अपने घर में हीलिंग पोशंस की 100 बोतलें स्टोर कर दी हैं, अगर गांव को कभी किसी डेंजर का सामना करना पड़े। पेपेक ने एक बोतल को एग्जामिन किया और पोशन की इनक्रेडिबल क्वालिटी को रियलाइज करने के बाद उसे लगभग हार्ट अटैक आ गया। मीनवाइल विलेजर्स ने टाकुमी को मेपल के सिल्क से बुना हुआ एक स्पेशल ट्रैवल जैकेट प्रेजेंट किया। इस अनजान दुनिया में उसे एक नया घर देने के लिए सबको थैंक यू कहने के बाद वो कैरेज पर चढ़ गया। जैसे ही विलेजर्स ने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा, टाकुमी इमोशनल हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि ये छोटा सा गांव दूसरी दुनिया में उसकी पहली असली फैमिली बन गया था। यहाँ तक कि पेपेक के हार्डन्ड बॉडीगार्ड्स भी ऐसे लग रहे थे जैसे आसपास किसी ने प्याज काटना शुरू कर दिया हो। ट्रिप के दौरान पेपेक ने अपने एस्कॉर्ट से इंट्रोड्यूस करवाया, ब्लॉन्ड हीथ, लाउड रेड हेड रील और साइलेंट बॉल्ड गाय बॉगर, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो परमानेंट एनपीसी एनर्जी के साथ पैदा हुआ हो। जबकि वो तीनों मेपल की अटेंशन के लिए लड़ रहे थे, पेपेक ने पूछा कि क्या टाकुमी अपने बनाए हुए हीलिंग पोशंस बेचना चाहेगा। इससे पहले कि वो नेगोशिएट कर पाते, कैरेज अचानक रुक गया क्योंकि कई गॉब्लिन्स ने रास्ता रोक लिया था। पेपेक तुरंत अपनी वसीयत लिखने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन उसके हायर्ड एडवेंचरर्स ने गॉब्लिन्स को कैजुअली इतना बुरी तरह से बुली किया कि टाकुमी के स्ट्रेच करने से पहले ही फाइट खत्म हो गई। 3 पीसफुल दिनों के बाद वे बोल्टन शहर पहुंचे। टाकुमी सबसे पहले एडवेंचरर्स गिल्ड गया, इस उम्मीद में कि वो एल्केमिस्ट गिल्ड ज्वाइन करेगा, लेकिन उसे पता चला कि ऐसी कोई गिल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर उसने एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर किया और ऑफिशियली मेपल को अपने टेम्ड मॉन्स्टर के तौर पर रजिस्टर करवाया। उसके बाद वो पोशन डील नेगोशिएट करने के लिए पेपेक से दोबारा मिला। मर्चेंट ने उसे इतना जेनरस प्राइस ऑफर किया कि टाकुमी ने करीब एक पूरा मिनट मेंटल कैलकुलेशंस करने में बिता दिया, इससे पहले कि उसे रियलाइज हुआ कि एक ट्रांजैक्शन ने उसे वापस जापान में अमीर बना दिया होता। एक क्लूलेस न्यूकमर को एक्सप्लॉइट करने के बजाय पेपेक ने उसे ये कहकर एनकरेज किया कि उसके प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे जब उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। टाकुमी सस्पिशियस हो गया क्योंकि मर्चेंट्स को इनोसेंट रुकीज को लूटना चाहिए था, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। पेपेक ने फिर प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए एक वर्कशॉप वाला घर रेंट पर लेने का सजेस्ट किया। कॉस्ट को इमेजिन करने के बाद टाकुमी लगभग बेहोश हो गया, लेकिन पेपेक ने सिंपली अपने बटलर के जरिए एक अफोर्डेबल रेंटल अरेंज करवा दिया। वो प्रॉपर्टी एक ह्यूज मैंशन निकली जिसमें अपनी खुद की वर्कशॉप थी, जिससे टाकुमी को वंडर होने लगा कि क्या इस मर्चेंट के पास बिजनेस प्लान के बजाय सीक्रेटली कोई अडॉप्शन प्लान था। हालांकि ये डील अनबिलीवेबली गुड लग रही थी, उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया और अगले दिन वहां मूव कर गया। नेचुरली इस फॉर्मर जापानीज सैलरी मैन ने जो सबसे पहली चीज बनाई वो फर्नीचर या वेपन्स नहीं थे, वो एक प्रॉपर टॉयलेट था। सिविलाइजेशन की अपनी प्रायोरिटीज थी। इस प्रोजेक्ट ने उसका लगभग सारा मैना ड्रेन कर दिया और जब वो मैना पोशंस के साथ रिकवर कर रहा था तो अचानक उसे हॉलवे से चिल्लाने की आवाज आई। बाहर भागकर जाने पर उसने डिस्कवर किया कि मेपल ने पेपेक को एक और ककून के अंदर रैप कर दिया था, क्योंकि वो जेन्युइनली बिलीव करती थी कि लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। टाकुमी ने जल्दी से उसे करेक्ट किया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि सिर्फ गांव के बच्चों को ही ये मजेदार लगा था। आयरॉनिकली पेपेक ने एडमिट किया कि ककून एक्चुअली इनक्रेडिबली कंफर्टेबल था। उसे फ्री करने के बाद टाकुमी ने माफी मांगी और फिर उसे मैजिकल टॉयलेट दिखाया। पेपेक उस सेल्फ प्यूरिफाइंग सेरामिक मास्टरपीस को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने हिस्ट्री की सबसे महान इन्वेंशन खोज ली हो। जब टाकुमी ने एक्सप्लेन किया कि होली मैजिक ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लीन कर देता है, तो पेपेक ने इंस्टेंटली रियलाइज किया कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी डेंजरस थी। टाकुमी ने उसे ये सीक्रेट रखने के लिए कहा और पेपेक बिना किसी हेजिटेशन के मान गया। फिर खुद को एक ह्यूमन से पहले बिजनेसमैन साबित करते हुए उसने इमीडिएटली 100 और मैजिकल टॉयलेट्स ऑर्डर कर दिए। उसने टाकुमी को ट्रस्टेड हेल्पर्स हायर करने की भी एडवाइस दी, ऑर्डिनरी एम्प्लॉइज के बजाय स्लेव सजेस्ट करते हुए, क्योंकि वो उसके होली मैजिक को सेफली हिडन रख सकते थे। टाकुमी को पहले तो ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन पेपेक ने एक्सप्लेन किया कि जिन लोगों को होली मैजिक से ब्लेस किया गया था उन्हें अक्सर पावरफुल चर्चेस पकड़ लेते थे और उन्हें प्रॉफिट के लिए दूसरों को हील करने में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए फोर्स करते थे। ये रियलाइज करते हुए कि सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं थी जितना उसने सोचा था, टाकुमी ने रिलक्टेंटली कम से कम और सुनने के लिए अग्री कर लिया। पेपेक फिर उसे एक रिस्पेक्टेड स्लेव कंपनी ले गया। वेट करते समय टाकुमी गार्डन में टहलने लगा और एक खूबसूरत एल्फ लड़की से मिला जिसने उसे कोडली वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि ये जगह उसके जैसे इंसान के लिए सूटेबल नहीं थी। उसकी हॉस्टिलिटी से कंफ्यूज्ड होकर वो अंदर गया और कंपनी चला रही एलिगेंट वुमन से मिला। उसने कामली एक्सप्लेन किया कि इस किंगडम में स्लेवरी हेवीली रेगुलेटेड थी। मास्टर्स को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और बेसिक राइट्स प्रोवाइड करने पड़ते थे, जबकि अब्यूज और कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड एक्स्ट्रा वर्क फोर्स करना इलीगल था। उसने स्लेव्स की डिफरेंट कैटेगरीज को भी एक्सप्लेन किया, जिसमें डेड स्लेव्स, रिडेम्पशन सीख कर रहे क्रिमिनल्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और बैंडिट्स द्वारा किडनैप किए गए अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स शामिल थे। सब कुछ सुनने के बाद टाकुमी ने रियलाइज किया कि
ये सिस्टम उसके इमेजिन किए गए सिस्टम से कहीं ज्यादा ह्यूमेन था। पैपेक ने एक्सप्लेन किया कि टाकुमी को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इतना लॉयल हो कि वो उसकी एबिलिटीज से जुड़े सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। जब उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछा गया तो टाकुमी ने कहा कि उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसके बड़े घर को मैनेज कर सके और दूसरा ऐसा जो गैदरिंग ट्रिप्स और गिल्ड क्वेस्ट्स के दौरान उसे प्रोटेक्ट कर सके। ओनर ने मरिया को इंट्रोड्यूस किया जो बचपन में बैंडिट्स द्वारा किडनैप की गई एक काइंड यंग वुमन थी जो हाउसकीपिंग में हाईली स्किल्ड बन चुकी। टाकुमी को जल्दी ही पता चल गया कि वो अकेले ही पूरा मैंशन मैनेज कर सकती थी। ये सोचकर कि इतनी केपेबल लड़की अभी भी अवेलेबल क्यों थी, उसने इनोसेंटली उसे कॉम्प्लीमेंट किया जिससे मरिया का चेहरा इंस्टेंटली ब्राइट रेड हो गया। उसने जल्दी से उसे वार्न किया कि वो किसी भी इनअप्रोप्रिएट चीज की उम्मीद न करे क्योंकि वो वहां सिर्फ अपना काम करने के लिए थी। टाकुमी इतना फ्लस्टर्ड हो गया कि उसने प्रैक्टिकली खुद को दुनिया के सबसे सेफ एम्प्लॉयर के तौर पर एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। ये जानकर सेटिस्फाइड होने के बाद कि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे, ओनर ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जिससे मरिया ऑफिशियली टाकुमी के हाउस होल्ड का हिस्सा बन गई। हाउएवर उसने एडमिट किया कि करंटली उनके पास रेकमेंड करने के लिए कोई सूटेबल वॉरियर नहीं है। मरिया ने क्वाइटली एक और कैंडिडेट का नाम सजेस्ट किया, सोफिया, जिसके लिए उसे बिना बारी के बोलने पर डांट पड़ गई। टाकुमी क्यूरियस हो गया और उसने हर हाल में उससे मिलने की जिद की। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो वो ये जानकर शॉक्ड रह गया कि वो वही कोल्ड एल्फ थी जो गार्डन में मिली थी। ओनर ने रिवील किया कि सोफिया को 50 साल पहले एल्व्स के साथ हुए एक वॉर के दौरान कैप्चर किया गया था। सालों की सफरिंग ने उसकी बॉडी को बुरी तरह डैमेज कर दिया था, जबकि एक पावरफुल कर्स ने उसके मैजिक को सील कर दिया था, जिससे एक ऐसा इंसान जो कभी इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग था अब लड़ने के कंप्लीटली अनेबल हो गया था। एक प्राइवेट कन्वर्सेशन की रिक्वेस्ट करते हुए टाकुमी ने अपनी यूनिक स्किल से उसके स्टेटस को एग्जामिन किया और डिस्कवर किया कि उन सारी चोटों और कर्सेस के पीछे एक अनबिलीवेबली पावरफुल वॉरियर छिपी थी। जिस पल उसने रियलाइज किया कि वो उसे हील कर सकता है, उसने इमीडिएटली ओनर को वापस बुलाया और डिक्लेयर किया कि वो सोफिया के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। सोफिया ने इमीडिएटली टाकुमी को वार्न किया कि वो फिलहाल एक फाइट में साकुरा से भी ज्यादा यूजलेस है, लेकिन टाकुमी ने सिंपली डिक्लेयर किया कि वो आई कैन फिक्स हर क्लब का प्राउड प्रेसिडेंट है और उसने पीछे हटने से मना कर दिया। जल्द ही पेपर वर्क पूरा हो गया और स्लेव मर्चेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज कर दिए, जिससे ऑफिशियली मारिया और सोफिया दोनों टाकुमी की केयर में आ गए। घर जाते समय टाकुमी ने जैसे ही फ्रंट डोर खोला, मेपल ने इंस्टेंटली खुद को उस पर लॉन्च कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। सोफिया पैनिक हो गई और ये सोचकर आगे दौड़ी कि उसके नए मास्टर पर कोई मॉन्स्टर अटैक कर रहा है, लेकिन टाकुमी ने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि वो जायंट स्पाइडर असल में उसका अडोरेबल पेट थी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को कंफ्यूज्ड लुक्स दिए और साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि उनका नया मास्टर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के परे एक एब्सोल्यूट वियर्डो था। चूंकि मैंशन में रहने वाले लोगों से ज्यादा खाली कमरे थे, टाकुमी ने हर लड़की को उसका अपना कमरा दिया और उन्हें खुद को घर जैसा महसूस करने को कहा, यहाँ तक कि उन्हें जब चाहे बात यूज करने के लिए इंकरेज भी किया। लड़कियों ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे बात की तरफ चली गई। बात में रिलैक्स करते हुए मारिया ने एडमिट किया कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्लेव मर्चेंट सोफिया को जाने देगी, क्योंकि उसने हमेशा एल्फ को फैमिली की तरह ट्रीट किया था। उसने गेस किया कि टाकुमी को कोई स्पेशल इंसान होना चाहिए। मीनवाइल सोफिया उस स्ट्रेंज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी जो उसने पहले देखा था। टाकुमी की ऑलमोस्ट सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिस्टीरियसली हाइड की गई थी, जिससे वो ट्रस्टवर्दी से ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। उसके बाद सब डिनर के लिए इकट्ठे हुए, जहां टाकुमी ने पहले ही खुद खाना तैयार कर लिया था। मारिया तुरंत पाउट करने लगी क्योंकि कुकिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, जबकि सोफिया को अपने मास्टर के साथ एक ही टेबल पर खाने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। टाकुमी ने सिंपली हंसकर बात टाल दी और उनसे कहा कि उसके घर में हर कोई साथ खाता है, क्योंकि उसे किसी स्टकअप नोबल की तरह एक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगले दिन पैपेक की तरफ से एक पैकेज आया और उसे रिसीव करने के बाद टाकुमी कुछ शॉपिंग के लिए टाउन की तरफ निकल पड़ा। शहर में चलते हुए उसने गॉडेस नॉलन को डेडिकेटेड एक चर्च देखा और कैजुअली प्रे करने के लिए अंदर चला गया। क्यूरियस होकर उसने सोचा कि नॉलन होली सिडोनिया एम्पायर से नफरत क्यों करती है, जबकि वे उसकी पूजा करने का क्लेम करते थे। अचानक नॉलन की आवाज चर्च में गूंज उठी और अगली चीज जो टाकुमी को पता चली वो फिर से बादलों के ऊपर तैर रहा था। उसका पहला ख्याल यही था कि वो इस महीने दूसरी बार किसी तरह मर गया है। नॉलन हंसी और उसे अश्योर किया कि उसने बस उसे एक प्राइवेट चैट के लिए इनवाइट किया था। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके ओरिजिनल फॉलोअर्स चर्च ऑफ क्रिएशन से बिलोंग करते थे, लेकिन सिडोनिया ने चर्च ऑफ डिवाइन लाइट बना लिया था, जो एक ऐसे भगवान की पूजा करते थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे उसके चर्च को किनारे कर दिया, जबकि फेथ के नाम पर एक्ट करने का दिखावा किया। नॉलन ने एडमिट किया कि वो इंटरफियर कर सकती थी, लेकिन उसने ह्यूमैनिटी की अपनी स्टुपिडिटी में टांग न अड़ाने का फैसला किया। फिर उसने एक और बॉम्बशेल गिराया। हालांकि उसने उसे जो भी ब्लेसिंग्स दी थी वे हमेशा रहेंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिवाइन लक उसने सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐड किया था वो खत्म होने वाला था। अभी तक उसकी ब्लेसिंग के कारण कई फॉर्चुनेट एनकाउंटर्स और हेल्पफुल लोग उसके रास्ते में आए थे, लेकिन इस पॉइंट के बाद से लाइफ बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगी। एनिमीज दिखाई देंगे, लोग उसे बिट्रे करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करना अब इतना आसान नहीं होगा। टाकुमी को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो पूरे समय हिडन प्लॉट आर्मर के साथ जी रहा था और अब ट्रेनिंग व्हील्स उतर रहे थे। कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई और उसने खुद को वापस चर्च के अंदर पाया। जैसे ही वो घर लौटा, मेपल ने उसे फिर से बॉडी स्लैम किया, क्योंकि अपेरेंटली उसकी वोकैबुलरी में पर्सनल स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब मारिया और सोफिया उसकी गिराई हुई चीजें उठाने में मदद कर रही थीं, सोफिया लगभग उस मिस्टीरियस पैकेज तक पहुंच ही गई थी जो पैपेक ने भेजा था। इससे पहले कि वो उसे छू पाती, टाकुमी ने इंस्टेंटली उसे अपने आइटम बॉक्स में ठूंस लिया और जल्दी से अपनी वर्कशॉप में
चला गया। इससे सोफिया और भी ज्यादा सस्पिशियस हो गई क्योंकि पैकेज एक्सपेंसिव मैजिक पेपर में रैप किया गया था। क्यूरियस होकर उसने क्वाइटली उसका पीछा किया। अपने एब्सोल्यूट हॉरर के लिए उसने टकुमी को कामली अपना हाथ काटने से पहले एक नाइफ पर डेडली पॉइजन लगाते हुए देखा। दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने अपनी हीलिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उस जहर को बार बार होली मैजिक से प्यूरिफाई किया। वो इंसान एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए लिटरली खुद को टॉर्चर कर रहा था, जैसे उसने अपने दिमाग से सेल्फ प्रिजर्वेशन पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दिया हो। दर्द से कराहते हुए उसने अचानक मारिया का नाम बुदबुदाया, जिससे सोफिया को लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो हर कीमत पर मारिया को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार होकर वर्कशॉप में घुस गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसकी बॉडी को ड्रेन कर रहा कर्स उस पर हावी हो गया और वो सीधा टकुमी की बाहों में गिर गई। उसने उसके हाथ पर एक छोटा सा घाव देखा और तुरंत उसे हील करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उसका कर्स होली मैजिक को इतनी बुरी तरह से रेजिस्ट कर रहा था कि हर स्पेल भारी मात्रा में मैना ड्रेन कर रहा था। फिर भी खुद को एग्जॉस्ट करने के बाद वो थोड़ा सा अपना होली मैजिक लेवल बढ़ाते हुए उस इंजरी को हील करने में कामयाब रहा। उसने एक एडवांस्ड कर्स डिस्पेल स्पेल कास्ट किया। उसके बाद पावरफुल हाई हीलिंग मैजिक। कर्स टूटने के साथ ही कमरा रोशन हो गया। सोफिया की इंजरीज गायब हो गई और यहाँ तक कि उसका कटा हुआ कान भी पूरी तरह से रीजनरेट हो गया। घंटों बाद सोफिया मारिया की एक्साइटेड चीखों से उठी। शीशे में देखते हुए उसने रियलाइज किया कि उसका कान वापस आ गया था और सबसे जरूरी बात, उसके मैजिक को सील करने वाला कर्स गायब हो गया था। वो आखिरकार दशकों बाद अपने मैना को नेचुरली फ्लो होते हुए फील कर सकती थी। इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर वो टकुमी को थैंक यू कहने के लिए दौड़ी। इससे पहले कि वो कुछ और मिसअंडरस्टैंड करती, टकुमी ने पूरी ईमानदारी से सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसने एडमिट किया कि वो हर दिन खुद को जहर दे रहा था सिर्फ अपना होली मैजिक लेवल अप करने के लिए, ताकि वो इवेंचुअली उसे हील कर सके। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि उसने मारिया का नाम सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि उसने गलती से पहले कुछ पॉइजनस हर्ब्स फेंक दिए थे। जब सोफिया ने पूछा कि वो किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा जिसे वो मुश्किल से जानता था, तो टकुमी ने सिंपली मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया कि वो अभी भी आई कैन फिक्स हर क्लब का प्रेसिडेंट है। वो रिडिकुलस जवाब किसी भी इमोशनल स्पीच से कहीं ज्यादा जोर से हिट किया। सोफिया की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपनी इटर्नल लॉयल्टी की कसम खाते हुए। अगले दिन टकुमी लाइब्रेरी गया इस उम्मीद में कि वो एल्केमी के बारे में पढ़ सके, लेकिन उसे पता चला कि पूरी जगह पर इस सब्जेक्ट पर सिर्फ 4 किताबें। उसे हैरानी हुई कि हर कोई इतनी यूजफुल चीज को कैसे इग्नोर कर सकता है, जब तक कि उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो किताबें एक ऐसी एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी गई थी जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। हाउएवर, नोलन की ब्लेसिंग की बदौलत वो हर एक शब्द आसानी से पढ़ सकता था। घर लौटने के बाद वो वापस काम पर लग गया और उसने पैपेक के लिए 100 मैजिकल टॉयलेट सीट्स प्रोड्यूस की, जिसके बाद उसने फाइनली नॉन स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग से ब्रेक लेने का फैसला किया। जब मारिया ने पूछा कि आगे क्या, तो टकुमी ने रिवील किया कि वो कुछ समय के लिए शहर छोड़कर दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। सोफिया उसके बॉडीगार्ड के तौर पर उसके साथ जाएगी, जबकि मारिया घर संभालने के लिए पीछे रहेगी। मारिया ने तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और एडवेंचर में भी शामिल होने की जिद की। टकुमी हिचकिचाया क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान को डेंजरस टेरिटरी में नहीं घसीटना चाहता था जिसके पास कॉम्बैट स्किल्स ना हो। मारिया ने इंस्टेंटली मैनकाइंड को ज्ञात सबसे डेडली स्किल एक्टिवेट कर दी, इमोशनल डैमेज। उसने रोते हुए कहा कि घर पर अकेले रहना बिना टकुमी, सोफिया या यहाँ तक कि मेपल के उतना ही मिजरेबल होगा जितना जलते हुए रेगिस्तान के बीच में छोड़ दिया गया कोई टॉयलेट। टकुमी उसे कंप्लीट डिसबिलीफ के साथ घूरता रहा, ये सोचते हुए कि ये रेड हेडेड ग्रेमलिन हमेशा ऐसे वियर्डेस्ट मेटाफोर्स कैसे सोच लेती है। कोई फैसला लेने से पहले उसने एनालाइज का इस्तेमाल करके उसका स्टेटस चेक किया। उसके कंप्लीट शॉक के लिए मारिया कोई ऑर्डिनरी मेड बिल्कुल नहीं थी। वो एक फुली ट्रेन्ड बैटल मेड थी जिसके कॉम्बैट स्टैट्स एक्चुअली उसके स्टैट्स से ज्यादा थे। उसे देखने के बाद टकुमी के पास कोई बहाना नहीं बचा था। सोफिया ने भी मारिया को सपोर्ट किया, जर्नी के दौरान उसे ट्रेन करने का प्रॉमिस करते हुए, इसलिए वो फाइनली मान गया। फिर उसने नए इक्विपमेंट प्रिपेयर करने के लिए सबको अपनी वर्कशॉप के अंदर इकट्ठा किया। सोफिया ने अलग अलग कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए कई वेपन्स की रिक्वेस्ट की, जबकि मारिया ने एडमिट किया कि वो शॉर्ट सोर्ड्स और नाइव्स में स्पेशलाइज करती है। सोफिया ने इमीडिएटली उस आइडिया को ओवररूल कर दिया और डिक्लेयर किया कि वो मारिया को इसके बजाय स्पीयर इस्तेमाल करना सिखाएगी क्योंकि नाइव्स में रीच की कमी थी। जबकि लड़कियां बाहर ट्रेन कर रही थी, टकुमी ने खूबसूरत वेपन्स फोर्ज करने, उन पर डेकोरेटिव पैटर्न्स कार्व करने और एन्चांटमेंट्स के साथ उन्हें मजबूत करने में कई दिन बिताए। फिर उसके दिमाग ने एक क्रिटिकल एरर कर दिया। मारिया के लिए बनाए गए नाइव्स को देखते हुए उसने गलती से उन्हें उसकी थाइस पर बंधा हुआ इमेजिन कर लिया और उसे इतनी वायलेंट नोज ब्लीड हुई कि मैपल भी कंसर्न लगने लगी। ये रियलाइज करते हुए कि उसे आर्मर बनाने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट्स की भी जरूरत थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सीधे लड़कियों से पूछना शायद उसे एम्बैरेसमेंट से ही मार डालेगा। इसके बजाय इस एब्सोल्यूट डीजेनरेट ने मारिया और सोफिया जैसी दिखने वाली लाइफ साइज्ड वुडन डॉल्स बनाई ताकि उन्हें फिटिंग मॉडल्स के तौर पर यूज किया जा सके। थैंकफुली मैपल उसके आखिरी 2 ब्रेन सेल्स के उसे कुछ अनबिलीवेबली स्टूपिड करने के लिए कन्विंस करने से पहले वर्कशॉप में घुस गई। मैपल का कुछ सिल्क कलेक्ट करने के बाद टकुमी ने एंथुसियास्टिकली ऑर्डिनरी क्लोथिंग के रूप में डिस्गाइज्ड लाइटवेट आर्मर डिजाइन किया। कुछ दिनों बाद तैयार इक्विपमेंट दोनों लड़कियों को परफेक्टली फिट हो गया। जब सोफिया हैरान हुई कि उसने किसी तरह उनके एग्जैक्ट मेजरमेंट्स कैसे गेस कर लिए, तो मैपल लगभग उसका सीक्रेट एक्सपोज करने ही वाली थी कि टकुमी ने डेस्परेटली उसे चुप करा दिया। उसने जल्दी से उनका ध्यान भटकाते हुए एन्चांटेड मिथ्रिल रिंग्स प्रेजेंट की जो स्पेल कास्टिंग स्पीड को बहुत बढ़ा देती थी। एक बार जब सब इक्विप्ड हो गए तो वो तीनों एडवेंचरर्स गिल्ड गए, जहां मारिया और सोफिया ने ऑफिशियली एडवेंचर
एडवेंचरर्स के रूप में रजिस्टर किया और फिर टकुमी के साथ एक पार्टी फॉर्म की। रिसेप्शनिस्ट ने टकुमी को याद दिलाया कि उसे अपना एडवेंचरर लाइसेंस एक्टिव रखने के लिए एक मैंडेटरी क्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी। जब वो क्वेस्ट बोर्ड पर कुछ सिंपल ढूंढ रहा था, ओवरवेट लूजर्स का एक ग्रुप अकड़ते हुए आया और सोफिया और मारिया से कहने लगा कि वो इस स्क्रॉनी प्रिटी बॉय को छोड़ दें क्योंकि वो उन्हें एक बहुत बेहतर टीम ऑफर कर सकते हैं। टकुमी के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ने उसे चुप रहने की भीख मांगी, लेकिन उसका प्राइड उन चलते फिरते मीट बॉल्स को अपने कंपेनियंस की डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दे सकता था। वो आगे बढ़ा और सबसे बड़े आदमी को रोस्ट करते हुए बोला कि उसकी माँ इतनी अनबिलीवेबली मैसिव होगी कि सुपरमैन को भी उसे उठाने के लिए बैकअप की जरूरत पड़ेगी। वो इंसल्ट किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिरा। फ्यूरियस होकर उस जायंट थग ने एक पंच मारा, लेकिन उसका मुक्का टकुमी की बॉडी से टकराकर टूट गया, जिसे उसने सीक्रेटली एल्केमी का यूज करके डायमंड से कोट कर लिया था। टकुमी को हर्ट करने के बजाय उस इडियट ने अपना ही हाथ तोड़ लिया। जैसे ही गैंग के बाकी लोग उस पर कूदने के लिए तैयार हुए, गिल्ड मास्टर बैरक आंधी की तरह आए और उस पूरे सर्कस को बंद कर दिया। पहले तो उन्हें टकुमी पर शक हुआ, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था। बैरक ने ट्रबल मेकर्स को बाहर निकाल दिया और टकुमी की पार्टी को अपने ऑफिस में खींच ले गए। ये जानने के बाद कि टकुमी ने टेम्पोरेरली चारकोल को डायमंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और खुद को उससे कोट कर लिया था, बैरक ने फाइनली रियलाइज किया कि वो किसी ऑर्डिनरी एडवेंचरर से नहीं बल्कि एक इनक्रेडिबली टैलेंटेड एल्केमिस्ट से डील कर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि उसकी पार्टी में दो खूबसूरत लड़कियां होने से हमेशा इनसिक्योर इडियट्स ट्रबल के लिए अट्रैक्ट होंगे। उसे प्रोटेक्ट करने में मदद करने के लिए बैरक ने टकुमी को सोफिया और मारिया के साथ कई टफर क्वेस्ट कंप्लीट करके डी रैंक में इमीडिएट प्रमोशन कमाने का मौका ऑफर किया। इस आइडिया को फुल्ली सपोर्ट करते हुए टकुमी ने रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। उनके पहले मिशन में गॉब्लिन्स को एलिमिनेट करना शामिल था। मेपल के शार्प सेंसेस द्वारा गाइडेड उन्होंने जल्दी ही एक ग्रुप को लोकेट कर लिया। सोफिया ने इंस्टेंटली दो गॉब्लिन्स को मिटा दिया, इससे पहले कि बाकी समझ पाते कि क्या हो रहा है, जबकि मेपल ने बाकी मॉन्स्टर्स को सिल्क में फंसा लिया, जिससे टकुमी और मारिया उन्हें एफर्टलेसली खत्म कर पाए। और ज्यादा गॉब्लिन और कोबाल्ट एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट्स कंप्लीट करने के बाद टकुमी ने नोटिस किया कि उस एरिया में बहुत ज्यादा गॉब्लिन्स घूम रहे थे। सोफिया ने कंक्लूड किया कि कोई गॉब्लिन जनरल पास ही एक मैसिव होर्ड को कमांड कर रहा होगा। नॉर्मली एक को हराने के लिए कई डी रैंक पार्टीज की जरूरत होती थी, लेकिन सोफिया कॉन्फिडेंटली बिलीव करती थी कि उनका ग्रुप इसे हैंडल कर सकता है। टकुमी का 300 ब्लडथर्स्टी गॉब्लिन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दोनों लड़कियां वायलेंस के आइडिया से बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उनके निकलने से ठीक पहले मेपल ने अनाउंस किया कि वो इवॉल्व होने वाली है। टकुमी ने इमीडिएटली स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करके एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट किया और उसे एवोल्यूशन पूरा होने तक सुरक्षित रूप से अंदर आराम करने दिया। गॉब्लिन स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचने के बाद सोफिया ने एस्टिमेट लगाया कि लगभग 300 दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। टकुमी ने लगभग अपनी आखिरी वसीयत लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन सोफिया ने विंड मैजिक से कंफर्म किया कि अंदर कोई इनोसेंट कैप्टिव्स नहीं थे। हॉस्टेजेस की चिंता न होने पर ग्रुप ने पावरफुल एरिया ऑफ इफेक्ट मैजिक अनलीश किया, जिसने सेकंड्स में गॉब्लिन आर्मी के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। फ्यूरियस गॉब्लिन जनरल फाइनली सीधा टकुमी की तरफ चार्ज किया, लेकिन उसने कामली उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया और उस ओवरसाइज्ड ग्रीन इडियट को एक पॉइंट ब्लैंक फायर स्पेल से रोस्ट कर दिया। बैटल के बाद पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी पार्टी मॉन्स्टर मटेरियल्स और मैजिक स्टोन्स के इतने एब्सर्ड अमाउंट के साथ गिल्ड वापस लौटी कि रिसेप्शनिस्ट को लगभग हार्ट अटैक आ गया। उसने तुरंत टकुमी को गिल्ड मास्टर बैरक के ऑफिस में बुलाया, जहां वो गंजा आदमी ये जानकर फट पड़ा कि एक रूकी पार्टी ने कैजुअली एक गॉब्लिन जनरल का सफाया कर दिया, जिसे हराने के लिए नॉर्मली कई एक्सपीरियंस्ड टीम्स की जरूरत होती है। अचानक गिल्ड मास्टर बैरक के चमकदार गंजे सिर के ठीक सामने पॉकेट डायमेंशन खुला और इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, एक छोटे से हाथ ने उन्हें पीछे धकेल दिया। मेपल अपने एवोल्यूशन के बाद बाहर निकली, अब एक आधी स्पाइडर आधी इंसान लड़की की तरह दिख रही थी। उसने खुशी खुशी खुद को इंट्रोड्यूस किया, जबकि बाकी सभी कलेक्टिवली रियलिटी पर सवाल उठा रहे थे। बैरक ने कुछ सेकंड्स के लिए ग्रुप को घूरा, ये समझने की कोशिश पूरी तरह छोड़ दी कि टकुमी उनके गिल्ड में कौन सा सर्कस लेकर आया था, और सिंपली उन्हें घर जाने के लिए कहा, इससे पहले कि उनके बचे हुए ब्रेन सेल्स भी रिजाइन कर दें। कुछ दिनों बाद मरिया ऑकवर्डली टकुमी के पास आई और पूछा कि क्या उसके पास कुछ बचा हुआ कपड़ा है, क्योंकि वो अपने और सोफिया के लिए अंडरवेयर सिलना चाहती थी। टकुमी ने उसके सिंपल स्केच पर एक नजर डाली और इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया कि वो डिजाइन्स क्रिमिनली आउटडेटेड थे। उसने रिबन्स और बेटर स्टिचिंग के साथ एक मॉडर्न सेट ड्रॉ किया, जिससे मरिया की आंखें चमक उठी। उसने इंस्टेंटली उससे विनती की कि वो उन्हें अभी खुद बनाए। तभी मेपल अपने पॉकेट डायमेंशन से बाहर कूदी और टकुमी को इन्फॉर्म किया कि पैपिक आ गया है। जब टकुमी बाहर गया तो उसने मर्चेंट को अनकॉन्शियस पाया, क्योंकि उस बेचारे ने मेपल की इवॉल्व फॉर्म देख ली थी। अपनी इमोशनल डैमेज से रिकवर होने के बाद पैपिक ने रिवील किया कि मार्क्विस गॉडविन सेल्फ प्यूरिफाइंग टॉयलेट्स के बारे में टकुमी से इमीडिएटली मिलना चाहते हैं। टकुमी को एक और एरोगेंट नोबल की उम्मीद थी, लेकिन गॉडविन सरप्राइजिंगली हम्बल निकले। उन्होंने मैजिकल टॉयलेट्स और गॉब्लिन जनरल को हराने दोनों के लिए टकुमी को थैंक यू कहा, ये एक्सप्लेन करते हुए कि ऐसी इन्वेंशंस शहर को बहुत फायदा पहुंचाती हैं। हाउएवर, उन्होंने उसे केयरफुल रहने की भी वार्निंग दी, क्योंकि अगर होली सिडोनिया एम्पायर को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जिसके पास होली मैजिक और जीनियस लेवल इन्वेंशंस
इमोशंस दोनों हैं तो वे एब्सोल्युटली उसके पीछे आएंगे। टकुमी मेंटली एग्जॉस्टेड होकर घर लौटा, लेकिन वो सारी थकान उस पल गायब हो गई जब मेपल ने उसे कुछ सॉफ्ट फैब्रिक दिया और उसे मारिया की अंडरवेयर रिक्वेस्ट याद आई। इस शेमलेस क्राफ्ट्समैन ने खुद को 3 दिन और रातों तक लगातार वर्कशॉप में बंद कर लिया, मारिया और सोफिया के लिए परफेक्ट सेट्स बनाने में अपनी हर आउंस एफर्ट झोंक दी। जब उसने काम खत्म किया तो वो 3 वर्ल्ड वॉर सर्वाइव कर चुके ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। वो लड़कियों से उन्हें उसके लिए मॉडल करने के लिए कहना चाहता था, लेकिन इमीडिएटली पीछे हट गया, इस बात से कन्विंस्ड होकर कि वे उसे एक कंप्लीट क्रीप मानेंगे। वो स्प्रिंट करके अपने बेडरूम में गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया, जबकि लड़कियां खुशी खुशी उसे वैसे भी रिजल्ट्स दिखा देती। कुछ दिनों बाद टकुमी की आइसक्रीम की क्रेविंग्स डेंजरस लेवल्स तक पहुंच गई, इसलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय उसने कैजुअली रेफ्रिजरेटर्स इन्वेंट कर दिए। लड़कियां अंदर से उड़ रही ठंडी हवा से फैसिनेटेड थीं और प्रैक्टिकली अप्लायंसेस को गर्मियों में एयर कंडीशनर्स की तरह ट्रीट कर रही। टकुमी साइलेंटली सोच रहा था कि उसे उन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग कैसे समझाना चाहिए जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वेंट नहीं की थी। उसने प्राउडली एक्सप्लेन किया कि उसने खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए स्टेनलेस स्टील को एक मैजिकल कूलिंग डिवाइस के साथ कंबाइन किया है। मारिया रोमांचित थी क्योंकि ताजे इंग्रेडिएंट्स का मतलब बेहतर खाना था, जबकि टकुमी ने ब्लू रेफ्रिजरेटर अपने पास रखने का फैसला किया क्योंकि सोफिया को वो रंग पसंद था, और बाकी 2 पैपेक को दिखाने का प्लान बनाया। फिर उसने अनाउंस किया कि उसका अगला प्रोजेक्ट हर किसी के इक्विपमेंट को अपग्रेड करना होगा। सोफिया ने आर्ग्यू किया कि उनके करंट वेपन्स पहले से ही एक्सीलेंट थे, लेकिन टकुमी ने इंसिस्ट किया कि स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स कभी भी इंप्रूव करना नहीं छोड़ते। स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए उसने एडवेंचरर्स गिल्ड जाकर मिथ्रिल और एडमेंटाइट के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि उन रेयर मेटल्स को प्रोसेस करना मुश्किल था और ड्वार्विन किंगडम को रेकमेंड किया। फिर उसे याद आया कि टकुमी एक एल्केमिस्ट था और एडमिट किया कि वो टेक्निकली खुद मिथ्रिल क्रिएट कर सकता है, लेकिन ऐसा करना पेनफुली इनएफिशिएंट था। सबसे आसान तरीका इसे डायरेक्टली माइन करना था, हालांकि सिर्फ ब्लैकस्मिथ गिल्ड के मेंबर्स को ही एक्सेस था। एक पल सोचने के बाद रिसेप्शनिस्ट को एक लूप होल मिला। अगर टकुमी माइन के अंदर मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो वो मिशन पूरा करते हुए लीगली मिथ्रिल और एडमेंटाइट कलेक्ट कर सकता है। टकुमी को आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन इससे पहले कि वो सेलिब्रेट कर पाता, गिल्ड मास्टर बैरक अचानक किसी स्लीप पैरालिसिस डीमन की तरह उसके पीछे प्रकट हुए और उसकी रूह को लगभग उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। बैरक ने एक्सप्लेन किया कि शहर को माइन के पास रहने वाले ट्री मॉन्स्टर से ट्रियंट वुड की भी जरूरत थी और टकुमी को रास्ते में उन्हें साफ करने के लिए कहा। उन्होंने एक और क्वेस्ट भी जोड़ दी। टकुमी की पार्टी को ब्लैकस्मिथ डैम्बो को सेफली माइन तक एस्कॉर्ट करने की ड्यूटी सौंप दी। टकुमी को लगा जैसे अचानक हर किसी ने फैसला कर लिया हो कि वो किंगडम के हर काम के लिए अवेलेबल है, लेकिन बैरक ने डील को स्वीटन करते हुए प्रॉमिस किया कि अगर वे सक्सीड हुए तो पूरी पार्टी को प्रमोशन मिलेगा। एक्सेप्ट करने के बाद टकुमी ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि ऑर्डिनरी घोड़ों को 1 हफ्ता लगता है, जबकि मॉन्स्टर घोड़े 4 दिनों में ही सफर तय कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस एग्जैक्ट मोमेंट पर कोई अवेलेबल नहीं था। रियल, वो लाउड रेड हेड जिससे टकुमी पहले मिला था, गिल्ड लौटा और मेंशन किया कि उसकी पार्टी फिलहाल मॉन्स्टर घोड़ों का इस्तेमाल कर रही है। कैचअप करने के बाद रियल ने एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ एक ताजा हंटेड बफलो डिलीवर करने लौटा था, इससे पहले कि वो खराब हो जाए, और अगले दिन फिर से निकलने का प्लान था। टकुमी ने उसे रात रुकने के लिए इन्वाइट किया और रियल खुशी खुशी मान गया। दोनों ने मिलकर पैपेक को विजिट किया, जो रेफ्रिजरेटर्स देखकर लगभग फिर से बेहोश हो गया था। ये जानकर कि टकुमी मिथ्रिल माइन करने का प्लान बना रहा है, पैपेक ने इमीडिएटली कुछ ओर्स खरीदने के फर्स्ट राइट्स के बदले में उसे मॉन्स्टर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक कैरेज ऑफर की। टकुमी ने खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, जबकि पैपेक ने कैजुअली कई और रेफ्रिजरेटर्स के लिए एक और ऑर्डर ऐड कर दिया, क्योंकि ये मर्चेंट टकुमी को अपनी पर्सनल फैक्ट्री की तरह ट्रीट करता था। बाद में टकुमी ने स्पेयर मिथ्रिल के लिए टाउन की हर ब्लैकस्मिथ शॉप छानी, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब तक उसने हार मानी, रात हो चुकी। अचानक रियल ने एक हुडेड फिगर को उनकी तरफ चार्ज करते देखा और इंस्टेंटली भाग जाने की प्राचीन सर्वाइवल टेक्निक चुन ली। बदकिस्मती से हमलावर ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और रियल को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। हुड नीचे हुआ तो सोफिया दिखी, जिसने उस बेचारे को अपने कीमती मास्टर को चुराने वाला किडनैपर समझ लिया था। वो लगभग उसे खत्म ही करने वाली थी कि टकुमी ने जल्दी से उसे रोक लिया। गलतफहमी दूर होने के बाद सोफिया ने माफी मांगी, जबकि रियल ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि उसने माना कि अब उसके पास 1000 सवाल हैं। जब वे मैंशन पहुंचे तो रियल मेपल का इवॉल्व्ड रूप देखकर और ये जानकर अवाक रह गया कि टकुमी किसी तरह 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ रहता है, जबकि वो अभी भी पेनफुली सिंगल था। किस्मत ने सच में उस बेचारे को बुली किया था। उस शाम टकुमी ने सबको गिल्ड क्वेस्ट के बारे में समझाया और लड़कियों ने एंथुसियास्टिकली अगली सुबह एक साथ जाने के लिए हामी भर दी। रियल के जाने के बाद टकुमी ने नए हथियार फोर्ज करना शुरू किया। उसका पहला चैलेंज एक विशाल टंगस्टन ब्लेड था जो दुश्मन का माना एब्जॉर्ब कर सके। एल्केमी से टंगस्टन को प्रोसेस करना अनबिलीवेबली मुश्किल निकला, लेकिन अपना लगभग सारा माना बर्न करने के बाद उसने सफलतापूर्वक 2 पावरफुल तलवारें फोर्ज कर ली। 3 दिन बाद टकुमी, सोफिया, मारिया, मेपल और ब्लैकस्मिथ डाम्बो आखिरकार माइन के लिए निकल पड़े। ट्रिएंट फॉरेस्ट पहुंचने पर उन्होंने कैरेज को सेफली पार्क किया और अंदर जाने से पहले उसे एक मैजिकल बैरियर से घेर दिया। टकुमी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक ट्रिएंट कैसा दिखता है, लेकिन सोफिया ने जल्दी से डिस्गाइज्ड मॉन्स्टर ट्रीज की पहचान कर ली। उसके डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए टकुमी ने पहले हमला किया। शुरुआती ट्रिएंट को आसानी से हरा दिया। बदकिस्मती से इसने ऐसे ट्रिएंट से भरे पूरे जंगल को जगा दिया जिन्होंने पार्टी को हर तरफ से घेर लिया, जिससे सोफिया को एक ऑल आउट मैजिकल असॉल्ट का आदेश देना पड़ा। विंड मैजिक ने टहनियों के चीथड़े उड़ा दिए, जबकि मरिया ने अर्थ मैजिक से मॉन्स्टर्स को जिंदा दफन कर दिया। टकुमी अपने हथियारों के साथ बैटल में शामिल हो गया, लगातार अपनी कॉम्बैट स्किल्स को इंप्रूव करते हुए। ठीक जब उन्हें
लगा कि बैटल खत्म हो गई है, ट्रियंट बॉस आ गया। सोफिया ने उसकी शाखाओं को काट दिया, जबकि मरिया और मेपल ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन मॉन्स्टर लगातार रीजनरेट होता रहा। सोफिया को आखिरकार एहसास हुआ कि उन्हें उसके कोर पर हमला करने की जरूरत है। टकुमी ने तुरंत अपनी तलवार को फायर मैजिक से एन्चांट किया और जलती हुई तलवार को सीधा मॉन्स्टर की बॉडी में घुसा दिया, जिससे वो इंस्टेंटली मारा गया। मरते हुए उसने 2 रेयर मिरेकल एप्पल्स गिराए, जिन्हें सोफिया ने खुशी खुशी इकट्ठा कर लिया। अगले दिन वे माइनिंग सिटी होरस पहुंचे, जहां डाम्बो ने ऑफिशियली उन्हें माइन के अंदर कीमती ओर्स खाने वाले आयरन मोल्स को एलिमिनेट करने का क्वेस्ट असाइन किया। टकुमी की बेतुकी किस्मत एक बार फिर एक्टिवेट हो गई, जिससे उसे मिथ्रिल और एडामेंटाइट दोनों लगभग तुरंत मिल गए। इससे पहले कि वे सेलिब्रेट कर पाते, जमीन हिलने लगी क्योंकि आयरन मोल्स उनकी तरफ दौड़ रहे थे। हर कोई बैटल के लिए तैयार हो गया, लेकिन टकुमी को एक सिंपल सोल्यूशन सूझा। क्योंकि मोल्स अपनी पूरी जिंदगी जमीन के नीचे बिताते हैं, उसने एक के बाहर निकलते ही रोशनी की एक अंधा कर देने वाली चमक पैदा की। स्टन हुआ मॉन्स्टर अपनी जगह पर जम गया, जिससे सोफिया उसे इंस्टेंटली मार पाई। मरिया लगभग निराश लग रही थी, क्योंकि लड़ाई उसके कुछ दिखा पाने से पहले ही खत्म हो गई थी। मॉन्स्टर से निपटने के बाद ग्रुप ने सुरक्षित घर लौटने से पहले भारी मात्रा में कीमती ओर माइन किया। टाकुमी ने फिर कई दिन डाम्बो से एडवांस्ड मेटल वर्क सीखने में बिताए। फोर्ज्ड इन फायर के फाइनल्स के कॉन्टेस्टेंट की तरह दिखते हुए उसने तब तक एक्सपेरिमेंट किया जब तक कि वो सफलतापूर्वक अलग अलग एलिमेंटल प्रॉपर्टीज वाले कई मिथ्रिल एलॉयज नहीं बना सका। उनका इस्तेमाल करते हुए उसने सबके आर्मर को हल्का, सख्त और मजबूत बनाने के लिए अपग्रेड किया, साथ ही मैजिकल पावर को भी बढ़ाया। उसने गर्व से दावा किया कि उसका अपना आर्मर उसे फ्लैश की तरह तेजी से मूव करने देगा। डेमोन्स्ट्रेशन की कोशिश करने से पहले 1 सेकंड बाद उसने अपना कंट्रोल खो दिया, मुंह के बल एक दीवार से टकराया और ईंटों को इतने जुनून से चूमा कि एक रिलेशनशिप शुरू हो जाए। कुछ नहीं हुआ ऐसा दिखावा करते हुए उसने जल्दी से सोफिया को एक विंड स्पीयर और मरिया को एक फायर स्पीयर थमा दी। दोनों लड़कियां रोमांचित थीं। सोफिया ने फिर एक मजबूत ढाल की मांग की, क्योंकि टाकुमी को प्रोटेक्ट करना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। टाकुमी ढाल बनाने के लिए मान गया, लेकिन उसे याद दिलाया कि उसकी जिंदगी भी उतनी ही मायने रखती है जितनी कि उसकी। ढाल फोर्ज करने का काम खत्म करने तक वो एक बार फिर पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था। एक और मैराथन क्राफ्टिंग सेशन के बाद उसे बेहोश होते देख सोफिया को एहसास हुआ कि टाकुमी अकेले ही बहुत ज्यादा वर्कलोड उठाता है, और खामोशी से प्रार्थना की कि काश किसी दिन उसे एक स्किल्ड असिस्टेंट मिल जाए जो बोझ बांटने में उसकी मदद कर सके। कुछ दिनों बाद पैपेक चिंताजनक खबर लेकर आया। होली सिडोनिया एम्पायर को ऑफिशियली टाकुमी के मैजिकल टॉयलेट्स के बारे में पता चल गया था। उनके नुमाइंदों ने मांग की थी कि किंगडम इन्वेंशन और उसके क्रिएटर दोनों को उन्हें सौंप दे, क्योंकि होली मैजिक कथित तौर पर सिर्फ उनके धर्म से ताल्लुक रखता है और इसका इस्तेमाल टॉयलेट साफ करने में करना उनके भगवान की तौहीन है। झुकने के बजाय राजा ने सिडोनिया के नुमाइंदे को 2 टूक कह दिया कि अगर उनके भगवान को टॉयलेट से इतनी ही नफरत है तो उनके अपने पुजारी खुद बेहतर प्यूरिफिकेशन मैजिक ईजाद कर ले। उसने हर मांग ठुकरा दी, यहाँ तक कि नुमाइंदे के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी देने के बाद भी। टाकुमी दंग था कि राजा ने इतने शक्तिशाली साम्राज्य को खुलेआम चुनौती दी थी, लेकिन पापेक ने इत्मीनान से समझाया कि उनका किंगडम रिलीजियस फ्रीडम का सम्मान करता है। कई नागरिक चर्च ऑफ क्रिएशन को मानते थे, जो गॉडेस नोलन को समर्पित है, जिसके पुजारी सिडोनिया के लालची पादरियों की तरह बेतुकी कीमतें वसूले बिना हीलिंग सर्विसेज देते थे। वो दिलासा देने वाली बात सुनने के बाद भी टाकुमी इस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था कि वो गलती से एक ऐसे पॉलिटिकल नाइटमेयर में फंस गया है जो उसकी सोच से भी कहीं बड़ा था। अब उसका इकलौता प्लान उस झमेले से जितना हो सके दूर रहना था। हालांकि किस्मत ने साफ तौर पर कुछ और ही सोच रखा था। मार्क्वीज गॉडविन के सपोर्ट की बदौलत पापेक और भी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। इससे पहले कि वो एक और बम फोड़ता, वो पहले ही टाकुमी के मैजिकल टॉयलेट्स और रेफ्रिजरेटर्स के सैंपल्स राजा को भेज चुका था, और अब महाराज खुद उनके रहस्यमयी बनाने वाले से मिलना चाहते थे। ये सुनकर टाकुमी लगभग चौंक हो गया। किसी सिटी लॉर्ड से मिलना एक बात थी, लेकिन फ्रीकिंग किंग से मिलना तो पूरी तरह से अलग ही बॉस फाइट थी। पापेक ने उससे एक्सेप्ट करने की भीख मांगी, और ये रियलाइज करने के बाद कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, टाकुमी रिलक्टेंटली मान गया। उस शाम उसने सोफिया, मरिया और मेपल को इन्फॉर्म किया कि वे एक हफ्ते में रॉयल कैपिटल के लिए निकलेंगे। चूंकि उनके पास अभी समय था, टाकुमी ने प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने का प्लान बनाया। उसका पहला प्रोजेक्ट डार्क मैजिक स्टोन से इन्फ्यूज्ड नए क्लोक्स बनाना था, जो उनकी प्रेजेंस को सप्रेस कर सके, जिससे लड़कियां बिना किसी के ध्यान में आए आ जा सके। जब सोफिया और मरिया ग्रोसरीज खरीदने शहर गईं, तो टाकुमी गॉडेस के साथ एक और बातचीत के लिए नोलन के चर्च गया। जैसे ही वो उसके डिवाइन रेल्म में पहुंचा, नोलन ने मजाकिया अंदाज में शिकायत की कि वो खाली हाथ आया है और बिना कोई चढ़ावा लाए ब्लेसिंग्स की उम्मीद कर रहा है। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि अगर वो उसे पहले कुछ दे तो वो कैपिटल की उसकी यात्रा को ब्लेस कर सकती है। टाकुमी ने उस बेट को इग्नोर किया और इसके बजाय चर्च ऑफ डिवाइन लाइट द्वारा पूजी जाने वाली रहस्यमयी देवी एनट के बारे में पूछा। नोलन इंस्टेंटली टाल मटोल करने लगी, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो इकलौती सच्ची देवी है, और उससे कहा कि जब सही समय आएगा तो उसे एनट के बारे में पता चल जाएगा। असंतुष्ट होकर टाकुमी ने सब्जेक्ट बदला और पूछा कि उसने सिडोनिया द्वारा सपोजिटली समन किए गए हीरोज के बारे में
कुछ क्यों नहीं सुना। नॉर्मली दूसरी दुनिया से आए हीरो हर जगह हेडलाइंस बनाते। नोलन ने ऑकवर्डली वो सच उगल दिया जो वो इतने समय से छिपा रही थी। जब उसने ताकुमी को रीइंकार्नेट किया था तो उसने सीक्रेटली उसे एक पूरा साल अतीत में भेज दिया था। हीरोज अभी तक पहुंचे नहीं थे, वे कुछ महीनों बाद ही समन किए जाने वाले थे। ताकुमी का मुंह लगभग खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि वो कोई एक्सप्लेनेशन मांग पाता, नोलन अचानक मुस्कुराई, डिक्लेयर किया कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं और उसके माथे पर इतनी जोर से मारा कि वो स्वर्ग से बाहर इजेक्ट हो गया। घर लौटकर उसने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस करने से पहले सोफिया और मरिया के लिए प्रेजेंस कंसीलिंग क्लोक्स पूरे किए। वो लगातार कैरेजेस उधार मांगने से थक चुका था, इसलिए इस बार वो खुद ही एक बना लेगा। मरिया खास तौर पर एक्साइटेड हो गई और इसे खींचने के लिए एक पावरफुल मॉन्स्टर हॉर्स ढूंढने का सुझाव दिया। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे शायद किसी और भी ताकतवर चीज को टेम कर ले। बिना समय बर्बाद किए पूरा ग्रुप पास्ट के जंगल की ओर निकल पड़ा। मेपल अपनी बढ़ती हुई मॉन्स्टर फैमिली में एक और मेंबर जोड़ने के ख्याल से ही एक्साइटमेंट से कांप रही थी। रास्ते में एक वुल्फ मॉन्स्टर अचानक झाड़ियों से बाहर निकला और सीधा उनके पास से दौड़ता हुआ निकल गया, बिना ये नोटिस किए कि वे वहां मौजूद हैं। ताकुमी ने गर्व से महसूस किया कि उसके क्लोक्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। हालांकि सोफिया निराश दिख रही थी क्योंकि वो एक अच्छी फाइट की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार उसने एक वाइल्ड बोर को बुली करने से ही काम चला लिया, जबकि मरिया ने फ्यूचर मील्स के लिए उसका गोश्त इकट्ठा कर लिया। पास ही ताकुमी और सोफिया को एक गिरा हुआ ट्रिएंट मिला और उन्होंने खुशी खुशी कैरेज के लिए उसकी हाई क्वालिटी लकड़ी काट ली। जब हर कोई सामान इकट्ठा करने में बिजी था, मेपल बोर हो गई और जंगल में गहराई में अकेले भटक गई। वहां उसे कई मरे हुए ट्रिएंट्स मिले और उसने उनके निशानों का पीछा किया जब तक कि उसे एक बुरी तरह जख्मी ड्रैगन हॉर्स नहीं मिल गया। उस डरी हुई मखलूक क्रीचर ने तुरंत उस पर बिजली गिरा दी, लेकिन गुस्सा होने के बजाय मेपल को याद आया कि ताकुमी से मिलने से पहले वो खुद भी कितनी डरी हुई थी। उसने प्यार से वादा किया कि उसका मास्टर उसे हील कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुला पाती, दो विशाल एंट मॉन्स्टर्स आ गए। ये समझकर कि घोड़े की चोटों के लिए वे जिम्मेदार थे, मेपल ने उन्हें रेशम में फंसाया और ड्रैगन हॉर्स की तरफ उछाल दिया, जिसने तुरंत उन बेचारों को इतनी बिजली से भून दिया कि पिकाचू भी जल भुन जाए। बदकिस्मती से इसने पूरी चींटियों की कॉलोनी को आकर्षित कर लिया। दर्जनों राक्षसों ने उन्हें घेर लिया, जिससे मेपल को हिफाजत के लिए एक रेशमी ढाल बनानी पड़ी। चींटियां लगातार उसे फाड़ती रहीं, जबकि मेपल ताकुमी से टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करने की बेतहाशा कोशिश करती रही। उसकी पुकार उस तक कभी नहीं पहुंची क्योंकि मोटी ढाल ने उनके दिमागी संपर्क को रोक दिया था। अकेली और डरी हुई उसने खुद को यकीन दिला लिया कि हर कोई उसे भूल गया है और बिना ये देखे कि वो गायब है, घर चला गया है। यहाँ तक कि थका हुआ ड्रैगन हॉर्स भी आखिरकार उसके पास गिर पड़ा। जैसे ही ढाल टूट गई, मेपल ने बेहोश घोड़े को गले लगा लिया और बुरे से बुरे अंजाम के लिए तैयार हो गए। तभी उसे अचानक एक जाना पहचाना हाथ प्यार से अपने सिर को थपथपाता हुआ महसूस हुआ। ऊपर देखकर उसने ताकुमी को वहां खड़ा पाया और उसे गले लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। ढाल के बाहर सोफिया और मरिया पहले ही पूरी चींटियों की कॉलोनी का सफाया कर चुकी थी। मेपल ने रोते हुए पूछा कि उसने उसकी पुकार का जवाब क्यों नहीं दिया। ताकुमी ने समझाया कि उसकी खुद की रेशमी ढाल ने टेलीपैथी को रोक दिया था, लेकिन जैसे ही उसे उनका संपर्क कमजोर होता महसूस हुआ, वो उसे ढूंढता हुआ जंगल से भागा। मेपल ने तुरंत उससे ड्रैगन हॉर्स को बचाने की भीख मांगी। ताकुमी ने हीलिंग मैजिक की कोशिश की, लेकिन बेहोश जीव ने स्वाभाविक रूप से इसका विरोध किया। उसी समय सोफिया ने और राक्षसों के तेजी से पास आने का एहसास किया और सबको पीछे हटने की सलाह दी। मेपल ने ड्रैगन हॉर्स को छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए ताकुमी ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने मेपल और घायल घोड़े दोनों को अपनी पॉकेट डायमेंशन में रख लिया। सोफिया ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि किसी अनटेम्ड राक्षस को अंदर रखने से उसके शरीर पर बहुत बोझ पड़ेगा। ताकुमी ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया कि कुछ माना पोशंस पीने के बाद वो ठीक हो जाएगा, और फिर वाक्य पूरा करने से पहले ही गिर पड़ा। लड़कियां उसे घर ले आईं, लेकिन आधा दिन बीत जाने के बाद भी उसे होश नहीं आया। सोफिया को एहसास हुआ कि बेहोश होने के बावजूद ताकुमी अभी भी पॉकेट डायमेंशन को बनाए रखे हुए था, जिससे उसके शरीर पर अविश्वसनीय दबाव पड़ रहा था। इसका इकलौता हल ये था कि मेपल ताकुमी के माना को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अंदर से डायमेंशन को खोले। सोफिया ने ताकुमी के हाथ को चूमकर एक जादुई संपर्क स्थापित किया और मेपल तक पहुंची। ये जानकर कि ड्रैगन हॉर्स अभी भी डरा हुआ है, सोफिया ने उसे एक और रेशमी ढाल के अंदर बाहर लाने का सुझाव दिया ताकि वो अनजान माहौल में न घबराए। मेपल को यह विचार पसंद आया और उसने घोड़े को सुरक्षित रूप से बगीचे में छोड़ दिया। जब मरिया घर का काम संभाल रही थी, सोफिया पूरी रात ताकुमी के पास ही रुकी रही। अगली सुबह ताकुमी उठा तो उसने सोफिया को अपना हाथ पकड़े हुए सोते पाया। उसे आखिरकार जगा हुआ देखकर वो राहत से रो पड़ी। वही मरिया बाहर से दुनिया की सबसे बड़ी शिपर स्माइल के साथ ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद वे सब मिलकर ड्रैगन हॉर्स के पास गए। मेपल ने उस डरे हुए जीव को तसल्ली दी कि ताकुमी सिर्फ मदद करना चाहता है। इस बार घोड़े ने उसे स्वीकार कर लिया, जिससे ताकुमी को पावरफुल हीलिंग मैजिक कास्ट करने से पहले एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मौका मिल गया। सारी चोटें पल भर में गायब हो गई और बची हुई होली एनर्जी ने मेपल के सिल्क बैरियर को
पूरी तरह से जला दिया। सबने खुशी मनाई। टाकुमी ने फिर ड्रैगन हॉर्स का नाम चामेलिया रखा। आधिकारिक तौर पर परिवार में उसका स्वागत किया, जबकि मेपल खुशी से अपने नए सबसे अच्छे दोस्त के गले लग गई। कुछ दिनों बाद टाकुमी चामेलिया के लिए घोड़े की नाल बनाने और अपने कैरेज का कुछ काम खत्म करने के लिए डाम्बो की वर्कशॉप गया। सोफिया चिंता किए बिना नहीं रह पा रही थी, क्योंकि पैपेक पहले ही रेफ्रिजरेटर्स और हीलिंग पोशंस के और ऑर्डर दे चुका था। फिर भी टाकुमी लगभग खुद को मार डालने के बाद भी आराम करने से इनकार कर रहा था। उसने उससे आराम करने की भीख मांगी, लेकिन काम का नशा करने वाले टाकुमी ने बस मुस्कुराकर कहा कि वो ठीक हो जाएगा। बाद में वो एडवेंचरर्स गिल्ड गया और देखा कि एक युवा एडवेंचरर कुछ रहस्यमयी मॉन्स्टर दिखे जाने पर बड़ा हंगामा कर रहा है। उत्सुक होकर टाकुमी ने रिसेप्शनिस्ट से इसके बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे गवाहों की रिपोर्ट्स पर आधारित एक रफ स्केच दिखाया, लेकिन माना कि किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उस जीव ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर उसने गौर किया कि टाकुमी एक और पालतू जानवर रजिस्टर करने आया है, और पूरे विश्वास के साथ मजाक किया कि अब कोई भी बात उसे चौंका नहीं सकती। एक सेकंड बाद टाकुमी ने अपना पॉकेट डायमेंशन खोला। चमेलिया ने अपना सिर बाहर निकाला। मेपल शान से उसकी पीठ पर बैठी थी, और रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उन्हें मॉन्स्टर के स्केच से मिला लिया। गिल्ड में दहशत फैल गई जब सबको एहसास हुआ कि वे जिस खौफनाक जानवर की रिपोर्ट कर रहे थे वो सचमुच टाकुमी का पालतू जानवर था। इससे पहले कि टाकुमी सफाई दे पाता, गिल्ड मास्टर बैरक ने एक बार फिर उसे सीधे अपने ऑफिस में बुला लिया। इस बीच सोफिया उस स्लेव कंपनी में गई जहां वो कभी रहती थी, और मालकिन से पूछा कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो टाकुमी की एडवांस्ड क्राफ्टिंग के काम में मदद कर सके। हालांकि फिलहाल उसके पास कोई मुनासिब शख्स नहीं था, लेकिन उस सजीली मालकिन ने अपने जान पहचान वालों से पूछने का वादा किया। उसने ये भी टिप्पणी की कि टाकुमी से मिलने के बाद से सोफिया कितनी बदल गई है। सोफिया समझ नहीं पाई कि उसका क्या मतलब था, और बस शुक्रिया कहकर निकल गई। बाहर वो मरिया से किराने का सामान खरीदते हुए टकरा गई, और दोनों ने मिलकर टाकुमी को डाम्बो की वर्कशॉप से वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने उसे लकड़ी के ढेर पर गहरी नींद में सोया पाया, जहाँ वो सपनों में किसी तरह एक लट्ठे को गले लगाए हुए था। लोहार ने बताया कि टाकुमी कई दिनों से बिना रुके खुद को थका रहा था, जब तक कि थकान ने आखिरकार उसे बेहोश नहीं कर दिया। वो अभी खतरे में नहीं था, लेकिन अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन वो शायद कभी उठे ही ना। शुक्र है ठीक होने के बाद टाकुमी ने अपना मास्टरपीस पूरा कर लिया। शानदार बग्गी बाहर से साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही लड़कियां अंदर गईं, वे पूरी तरह अवाक रह गईं। अर्थ पर देखे गए डॉक्टर हु से प्रेरित स्पेस टाइम मैजिक की बदौलत अंदर की जगह बाहर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसमें एंटी वाइब्रेशन एन्चांटमेंट्स भी थे, जिससे सफर किसी हवेली में रहने से भी ज्यादा सुहाना लगता था। सोफिया ने इसे महाद्वीप की सबसे बेहतरीन बग्घी घोषित किया, जबकि मारिया तुरंत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि वो लंबे सफर के दौरान भी हमेशा की तरह खाना पकाना और सफाई करना जारी रख सकती थी। जल्द ही समूह शाही राजधानी के लिए निकल पड़ा, जिसमें चमेलिया बग्घी को आसानी से खींच रही। मेपल और मारिया खुशी खुशी बाहर से गाड़ी चलाने की बारी लेते थे, जबकि ताकुमी और सोफिया अंदर बिना किसी झटके के आराम करते थे। जैसे जैसे चमेलिया दौड़ती गई, वो भी लगातार लेवल अप करती गई। आखिरकार वे पैपेक और मार्कस गॉडविन से फिर मिले। पैपेक उत्सुकता से ताकुमी की बग्घी के अंदर गया और शानदार इंटीरियर देखकर लगभग स्वर्ग सिधार गया। उसने तुरंत ताकुमी को बिजनेस ऑफर देना शुरू कर दिया, डिजाइन के लिए मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया, जब तक कि गॉडविन ने उसके सिर पर वार करके उसे शांत होने का आदेश नहीं दिया। खुद को संभालने के बाद यहाँ तक कि मार्कीज ने भी माना कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन बग्घी थी। ऐसी चीज होने से उसकी अपनी प्रतिष्ठा और उसके इलाके का रुतबा दोनों काफी बढ़ जाएंगे। फिर उसने कैजुअली वैसी ही एक बग्घी के लिए 100 प्लैटिनम कॉइन्स का प्रस्ताव रखा। ताकुमी को लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया, क्योंकि ये रकम उसे जापान के उन सपनों से भी ज्यादा अमीर बना देती जो उसने कभी सोचे थे। कई दिनों बाद वे आखिरकार शाही राजधानी पहुंच गए। अपनी जगह पर बसने के बाद पैपेक ने राजा को तोहफे के तौर पर ऐसी ही एक बग्घी पेश करने का सुझाव दिया। उसे और गॉडविन दोनों को विश्वास था कि ऐसा आविष्कार एक अमिट छाप छोड़ेगा और ताकुमी के लिए भारी इनाम पक्का करेगा। क्योंकि शाही मुलाकात सिर्फ 5 दिन दूर थी, पैपेक ने मान लिया कि दूसरी बग्घी बनाने के लिए काफी समय नहीं है। ताकुमी ने कैजुअली जवाब दिया कि 5 दिन काफी से ज्यादा हैं, बशर्ते उसे सही सामान और वर्कशॉप मिल जाए। पैपेक ने तुरंत सब कुछ का इंतजाम कर दिया। उस शाम ताकुमी ने लड़कियों को बताया कि उसकी अस्थायी वर्कशॉप बर्टन के स्वामित्व वाली एक बड़ी स्लेव कंपनी के अंदर होगी। सोफिया नाम पहचान गई और उसे यकीन दिलाया कि बर्टन की बहुत अच्छी शाख है। ताकुमी को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही बग्घी के ब्लूप्रिंट्स को लेकर पागल हो रहा था। सोफिया ने उसे एक बार फिर टोकते हुए याद दिलाया कि उसे सचमुच खुद को काम के बोझ तले मार डालने से पहले एक असिस्टेंट की सख्त जरूरत है। ताकुमी ने ये कहने की कोशिश की कि वो ठीक है, लेकिन सोफिया ने दृढ़ता से तर्क दिया कि उसकी सेहत किसी भी आविष्कार से कहीं ज्यादा मायने रखती है। उसने बर्टन से पूछने का सुझाव दिया कि क्या उसके पास तकनीकी ज्ञान वाला कोई व्यक्ति है। ताकुमी ने आखिरकार मान लिया कि उसकी बात में दम है। अगले दिन बर्टन ने उसे एक ऐसे उम्मीदवार से मिलवाया जो एल्केमी से जुड़े काम के लिए बिल्कुल सही था। इस बीच
इमारत के बाहर सोफिया और मारिया को अचानक एहसास हुआ कि मैपल फिर से गायब हो गई है। सोफिया उस मुसीबत की जड़ को ढूंढने के लिए भाग खड़ी हुई, लेकिन वो थोड़ी ही देर से पहुंची। मैपल को देखने के बाद डरी हुई लोमड़ी वाली लड़की लगभग बेहोश हो चुकी थी। सोफिया ने माफी मांगी, उस बेचारी लड़की को उठने में मदद की और किसी तरह बस अच्छी तरह से पेश आकर उसे ब्लश करने पर मजबूर कर दिया। लड़की की गिरी हुई किताब उठाते वक्त सोफिया को पता चला कि उसे एल्केमी का भूत सवार है। मैपल को उठाकर ले जाते हुए वो अचानक ताकुमी से टकरा गई, जिसने बताया कि वो उसे ही ढूंढ रहा था क्योंकि वो बर्टन के बताए असिस्टेंट से मिलने से पहले उसकी राय चाहता था। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, सोफिया ने तुरंत उस शर्मीली लोमड़ी वाली लड़की को पहचान लिया जो बाहर मिली थी। पता चला कि उसका नाम रेवा था और वो वही लड़की थी जिसे बर्टन ताकुमी को काम पर रखने के लिए कह रहा था। जब ताकुमी ने अपने काम के बारे में बताया तो रेवा घबरा गई। अब तक वो जितने भी मालिकों से मिली थी, सबने उसे ये कहकर मना कर दिया था कि उसके पास अनुभव नहीं है और वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि कोई उसे नौकरी ही नहीं देता था। वो घर पर अपनी बीमार माँ और छोटे भाई का पेट पालने के लिए पैसे भी नहीं भेज पा रही थी। उसे बेहतर समझने के लिए ताकुमी ने पूछा कि क्या उसे एल्केमी के बारे में कुछ पता है या कम से कम उसमें दिलचस्पी है। रेवा एकदम चुप हो गई, क्योंकि हर कोई हमेशा उसका मजाक उड़ाता था कि वो ऐसी बेकार की चीज पढ़ने में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। उसे सुन होते देख सोफिया ने बीच में आकर बताया कि रेवा सालों से खुद ही एल्केमी और मैजिक सीख रही है, जबकि उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था। इसने तुरंत ताकुमी का ध्यान खींचा। जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू किया, वे दोनों भूल गए कि आसपास कोई और भी है। वे मुश्किल एल्केमी की थ्योरीज पर अंतहीन बहस करने लगे, जो ऐसे लग रहा था जैसे दो नर्ड्स किसी पुरानी एलियन भाषा में बहस कर रहे हों, जबकि उनके आसपास के लोग बिना कुछ समझे बस सिर हिला रहे थे। उसकी असली काबिलियत परखने के लिए ताकुमी ने रेवा को एक छोटे से टेस्ट के तौर पर एक एल्केमी सर्कल दिया। उसने ध्यान से उसे देखा और जल्दी ही समझ गई कि ये मिठाई बनाने का प्रोसेस है। हालांकि उसमें लिखा एक इंग्रेडिएंट किसी भी किताब में नहीं था जो उसने पढ़ी हो। उसने वक्त खत्म होने से पहले हर उस रेफरेंस को खंगाला जो उसके पास था, ये सोचकर कि शायद उसे समझ आ जाए। आखिर में प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो रो पड़ी, माफी मांगते हुए, क्योंकि उसे लगा कि उसने काम पाने का एक और मौका खो दिया है। उसे डांटने के बजाय ताकुमी ने बस मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा। रेवा हैरान रह गई, क्योंकि वो सवाल हल नहीं कर पाई थी। ताकुमी ने समझाया कि टेस्ट कभी भी सही जवाब पाने के लिए नहीं था। उसने असली उत्सुकता, लॉजिकल सोच और एल्केमी के लिए सच्चा जुनून दिखाया था, जो रटी रटाई जानकारी से कहीं ज्यादा मायने रखता था। बिल्कुल ऐसे ही इंसान की उसे जरूरत थी। बर्टन ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और रीवा को ताकुमी की देखरेख में सौंप दिया। फिर ताकुमी ने बताया कि ज्यादातर मालिकों के उलट वो उसे रोजाना की दिहाड़ी देने का इरादा रखता है और उसके हुनर के हिसाब से उसकी तनख्वाह भी बढ़ाएगा। रीवा ने सिर्फ एक गुजारिश की। उसने कहा कि उसकी सारी कमाई सीधे उसके गांव भेज दी जाए, क्योंकि उसके परिवार को पैसों की बहुत जरूरत है। ताकुमी हैरान हुआ और पूछा कि वो उनके लिए सब कुछ क्यों कुर्बान कर रही है। रीवा ने धीरे से बताया कि उसने अपनी मर्जी से खुद को गुलामी में बेच दिया था ताकि उसका परिवार जिंदा रह सके, लेकिन एक दिन आजाद होने के बाद भी वो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई का सहारा बनना चाहती। ताकुमी ने इशारा किया कि अगर वो अपनी सारी कमाई देती रही तो खुद की आजादी वापस खरीदना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सोफिया ने उसे प्यार से उसकी गुजारिश मान लेने को कहा। उसे यकीन था कि ताकुमी के साथ रीवा का हुनर बहुत तेजी से निखरेगा, जिससे आखिरकार उसकी तनख्वाह इतनी बढ़ जाएगी कि उसके दोनों मकसद पूरे हो सकेंगे। अगर चीजें बिल्कुल वैसी ना भी हों तो भी सोफिया को लगा कि रीवा को ताकुमी जैसे दयालु इंसान की सेवा करने का कभी अफसोस नहीं होगा। इसके बाद ताकुमी ने रीवा को बाकी सबसे मिलवाया। मारिया और मेपल नई लड़की का स्वागत करने के लिए इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने उस बेचारी लोमड़ी लड़की को डराकर लगभग वापस बर्टन के ऑफिस में ही भगा दिया। ताकुमी को उन दोनों शैतानों को शांत करना पड़ा, जबकि वे इस बात पर अड़े रहे कि वे सिर्फ नई लड़की का गर्मजोशी से स्वागत करने की कोशिश कर रहे थे। सबको एक साथ हंसते हुए देखकर रीवा खुद भी मुस्कुराने लगी और उसे लगने लगा कि उसे आखिरकार वो जगह मिल गई है जहाँ की वो हकदार है। बाद में ताकुमी उसे सराय के पीछे ले गया और कैजुअली एल्केमी का इस्तेमाल करके एक पूरा एडमेंटाइट कैरेज फ्रेम बना दिया। उसे काम करते देख रीवा की आंखें चमक उठीं। उसके लिए ये किसी महान कारीगर को चमत्कार करते देखने जैसा था। ताकुमी हंसा और उसे बताया कि ये उतना पेचीदा नहीं है जितना वो सोच रही थी। जब वो सावधानी से फ्रेम को पॉलिश और साफ कर रही थी तो वो मन ही मन डर रही थी कि शायद वो कभी इतनी अच्छी नहीं बन पाई। ताकुमी ने उसे ये समझाकर तसल्ली दी कि कैरेज का फॉर्मूला लगभग उन्हीं उसूलों पर चलता है जो उसने उसे पहले कैंडी की रेसिपी में दिखाए थे। कुछ दिनों बाद उन दोनों की मेहनत से कैरेज आखिरकार तैयार हो गया। जब ताकुमी उस तैयार मास्टरपीस को निहार रहा था तो एक बूढ़ा आदमी कैजुअली टहलता हुआ आया और पूछा कि क्या ये कैरेज उसका है। ताकुमी ने फख्र से बताया कि उसने इसे खुद बनाया है और इसे राजा को तोहफे में देने का इरादा रखता है। उस बूढ़े आदमी ने उसकी कारीगरी की तारीफ की और कहा कि ताकुमी अफवाहों से भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। ताकुमी सोचने लगा कि कोई अनजान दादाजी उसके बारे में पहले से ही इतना कैसे जानते हैं। इससे पहले कि वो कोई और सवाल पूछ पाता, पापेक और मार्कस गॉडविन अचानक पूरी तरह से घबराए हुए वहां दौड़ते हुए आए, क्योंकि वो मासूम सा बूढ़ा आदमी असल में खुद राजा लोबोस था। ताकुमी को लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि वो राजा से इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रहा था। खुशकिस्मती से
राजा लोबोस बस हंसे और सबको शांत होने को कहा, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। वैसे भी उन्हें कड़क रस्में पसंद नहीं थी और वो टैलेंटेड लोगों से आम नागरिक की तरह मिलना पसंद करते थे। उन्होंने राजधानी में साफ सफाई की कई समस्याएं सुलझाने वाले मैजिकल टॉयलेट्स बनाने के लिए ताकुमी का निजी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने माना कि वो असल में ताकुमी के सम्मान में एक बड़ा जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान खींचने से इस युवा आविष्कारक की पीठ पर एक बड़ा निशाना बन जाएगा। ताकुमी ने सिडोनिया के दखल से उसे चुपचाप बचाने के लिए राजा को दिल से धन्यवाद दिया। वो शानदार कैरेज पेश करने और अपना इनाम पाने के बाद वो घर लौट आया, जबकि राजा लोबोस ने चुपके से अपने सेवकों को हिदायत दी कि कोई भी उनकी निजी मुलाकात के बारे में न जान पाए। उनके सलाहकार ने सहमति जताई, लेकिन ये चेतावनी भी दी कि एक बार ताकुमी के आविष्कार पड़ोसी देशों में फैल गए तो उसकी पहचान छुपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कुछ दिनों बाद ताकुमी ने किराए पर रहने के बजाय ऑफिशियली अपना घर पापेक से खरीद लिया। ये तय होने के बाद उसने फैसला किया कि अब आखिरकार तनख्वाह पर बात करने का समय आ गया है। सरप्राइजिंगली मारिया और सोफिया दोनों ने कोई भी पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ताकुमी उन्हें पहले ही उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराता है और कभी कभी तो उन्हें खर्च करने के लिए पैसे भी देता है। ये सुनकर ताकुमी को बहुत असहज महसूस हुआ, क्योंकि उसे लगा जैसे वो उन लालची सीईओज में से एक हैं जो अपने कर्मचारियों को असली पैसों के बजाय एक्सपोजर से पेमेंट करते हैं। उसने उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की याद दिलाई, खासकर उस दिन के बारे में जब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आखिरकार खत्म हो जाएंगे। सोफिया ने शांति से जवाब दिया कि एक एल्फ के रूप में वो वैसे भी उससे सदियों ज्यादा जिएगी और उसने तय किया है कि ताकुमी की मौत के बाद वो अपनी बची हुई जिंदगी उसकी कब्र की हिफाजत करते हुए बिताएगी। मारिया ने इमोशनल डैमेज मल्टीप्लायर को तुरंत ये कहकर और बढ़ा दिया कि वो सिर्फ एक दिन और जीना चाहती है ताकि उसे ठीक उसके बगल में दफनाया जा सके। इन दो प्रोफेशनल सिम्प्स को अपने आसपास कैजुअली अपनी आफ्टर लाइफ प्लान करते हुए सुनकर ताकुमी ने पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दिया। अगले दिन रीवा ने पूछा कि क्या वो एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर सकती है ताकि वो और भी मजबूत बन सके और टीम में ज्यादा योगदान दे सके। ताकुमी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो तुरंत उसे गिल्ड ले गया। रिसेप्शनिस्ट ने खुशी खुशी उसका रजिस्ट्रेशन पूरा किया और यहाँ तक कि हर महीने उसकी मजदूरी का कुछ हिस्सा सीधे उसके परिवार को ट्रांसफर करने का भी इंतजाम कर दिया। उसके बाद उसने ताकुमी को याद दिलाया कि गिल्ड की सबसे मजबूत पार्टीज में से एक के पास अभी भी कोई प्रॉपर नाम नहीं है। ताकुमी ने जोर देकर कहा कि वो वैसे भी एक एडवेंचरर बनने के लिए नहीं बना है, लेकिन बदकिस्मती से गिल्ड मास्टर बैरक ने उसकी बात सुन ली। उस गंजे शैतान ने तुरंत फैसला किया कि ताकुमी को और ट्रेनिंग की जरूरत है। उसकी ट्रेनिंग का मतलब लगभग पूरी तरह से ताकुमी को एक चिथड़े गुड़िया की तरह इधर उधर फेंकना था और हर पिटाई के बाद एक पार्टी नेम की मांग करना था। हर बार जब ताकुमी ने कोई बहुत ही क्रिंज नाम सुझाया, बैरक ने उसे आसमान में ऐसे उछाला जैसे टीम रॉकेट फिर से ब्लास्ट ऑफ कर रही हो। रीवा पूरी दहशत में देखती रही कि कैसे उसके नए बॉस को एक गंजा बूढ़ा आदमी पीट रहा है जिसने अपेरेंटली वायलेंस को एजुकेशन समझ लिया था। जब तक ताकुमी रेंगता हुआ घर पहुंचा, उसके शरीर की हर हड्डी रेजिग्नेशन फाइल कर रही थी। उसने लड़कियों से भीख मांगी कि वे उसे कोई ढंग का पार्टी नेम सोचने में मदद करें, इससे पहले कि कल बैरक उसे इंसान से वॉलपेपर में बदल दे। मारिया और रीवा ने इतने घटिया आइडियाज दिए कि ताकुमी को डर था कि उनके कारण उसकी और भी बुरी पिटाई होगी। दूसरी तरफ सोफिया पूरी तरह से आग बबूला थी और खुद जाकर उस गंजे आदमी को पीटना चाहती। ताकुमी ने जल्दी से उसे रोका, ये समझाते हुए कि दर्द के बावजूद उसने असल में ट्रेनिंग से काम के कॉम्बैट स्किल्स सीखे हैं। सोफिया बेमन से शांत हो गई, हालांकि ताकुमी जानता था कि बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह उसने एक मैजिक रिंग बनाई जिससे रीवा ज्यादा तेजी से स्पेल्स कास्ट कर सके और एक मैजिक स्टैफ बनाया जो उसके मैजिक को और मजबूत कर सके। यहाँ तक कि उसने मेपल के लिए वोल्वरीन स्टाइल क्लॉज भी फॉर्ज किए, क्योंकि अपेरेंटली वो स्पाइडर ग्रेमलिन भी वेपन अपग्रेड्स की डिमांड कर रही। कुछ ही देर बाद बराक फिर से उस चीज के लिए वापस आ गया जिसे वो फख्र से ट्रेनिंग कहता था। ताकुमी ने जो भी भद्दा पार्टी नेम सुझाया, उसके बदले उसे जमीन पर एक और मुफ्त ट्रिप मिली। इस पॉइंट पर आकर ताकुमी को यकीन हो गया था कि सोफिया आखिरकार अपना आपा खो बैठेगी और उस बूढ़े आदमी को हमेशा के लिए रिटायर कर देगी। इसके बजाय उसने ताकुमी को धोखा दिया और उससे कहा कि रोना धोना बंद करो और सच में ढंग से खुद को डिफेंड करना सीखो। बिना किसी साथी के ताकुमी ने अपनी किस्मत मान ली। थोड़ी देर बाद पार्टी फिर से गिर गई, जहां उन्होंने पैपेक की कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को एस्कॉर्ट करने का मिशन एक्सेप्ट किया। उनका काम प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस को एक दूर के शहर में सुरक्षित पहुंचाना था जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर था। ताकुमी ये देखकर सुखद रूप से हैरान था कि इस फैंटेसी दुनिया में भी डेयरी फार्मिंग। सफर करते वक्त सोफिया को अचानक आगे मॉन्स्टर्स के होने का एहसास हुआ। यूनिकॉर्न, वुल्व्स और गॉब्लिन्स के बीच एक फुल स्केल लड़ाई छिड़ गई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेपल ने बड़ी शांति से चमेलिया को उसे हैंडल करने को कहा। ड्रैगन हॉर्स ने इतनी बिजली गिराई कि दोनों तरफ के दुश्मन एक साथ भाप बन गए।
ये साबित करते हुए कि बेहद ज्यादा हिंसा से वाकई में शांति कायम की जा सकती है। कुछ दिनों बाद वे सुरक्षित रूप से डेयरी टाउन पहुंच गए। जब तक व्यापारी अपना काम निपटाता, टाकुमी लोकल खाना ढूंढने के लिए सबको इधर उधर घसीटता रहा। उस शाम ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस खाकर उसे फिर से अपने घर की याद सताने लगी। अचानक चावल खाने की इच्छा होने पर उसने पूछा कि क्या इस दुनिया में चावल होते भी हैं? सोफिया ने खुशी खुशी बताया कि चावल होते तो हैं, लेकिन वे उनके देश में नहीं उगाए जाते। टाकुमी बहुत खुश हुआ, लेकिन कभी मरिया ने बताया कि शाही राजधानी में व्यापारी पहले से ही चावल बेच रहे थे। ये जानकर कि उसने चावल खरीदने का मौका पूरी तरह से गवा दिया, टाकुमी ऐसा दिखने लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। उत्सुकता से सोफिया ने पूछा कि उसे चावलों की इतनी परवाह क्यों है, क्योंकि ये बताना कि वो एशियन है कोई समझदारी नहीं होती। टाकुमी ने झिझकते हुए बहाना बनाया कि उसने बस इसके बारे में अच्छी बातें सुनी थी। फिर उसने बात बदलते हुए सोफिया से पूछा कि क्या उसे इतने सालों तक अलग रहने के बाद कभी अपने वतन की याद आती है। सीधे जवाब देने के बजाय सोफिया ने एक और दिल को छू लेने वाली बात कहनी शुरू कर दी कि कैसे उसने दशकों तक अपने शाप में कैद होकर बिताए, जब तक कि टाकुमी ने उसे आजादी, उम्मीद और दोबारा जीने का मकसद नहीं दिया। उसने माना कि वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि टाकुमी के साथ हर दिन एक नया एडवेंचर लगता है। उस आजादी की तुलना पंख लगने से करते हुए सुनकर टाकुमी को अचानक एक आइडिया आया। उसे याद आया कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तो नोलन ने भी उसे एक नई जिंदगी दी। दोनों विचारों से प्रेरित होकर उसने अपनी पार्टी का आधिकारिक नाम विंग्स ऑफ नोलन रखने का सुझाव दिया। सबको तुरंत ये नाम पसंद आ गया। 2 दिन बाद उन्होंने एस्कॉर्ट मिशन पूरा कर लिया और आखिरकार देर रात घर लौट आए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, टाकुमी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पूरे घर में जहरीली गैस फैली हुई थी, जो इससे पहले कि वे कुछ कर पाते सबको कमजोर कर रही थी। कई हत्यारे अंधेरे से बाहर निकल आए। लड़कियों को पहले ही पकड़ लेने के बाद एक हत्यारा टाकुमी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेपल चुपके से पॉकेट डायमेंशन के अंदर छिपी हुई थी। वो तुरंत बाहर कूदी, हमलावर के हथियार छीन लिए और टाकुमी को इतना समय दे दिया कि वो उसे बेहोश कर सके। दूसरे हत्यारे ने बंधकों को छोड़कर टाकुमी की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उसका भी ठीक वही अंजाम हुआ। दोनों हमलावरों को बेअसर करने के बाद टाकुमी ने जहर को साफ किया और सबको ठीक किया। फिर मेपल ने बताया कि उसने पहले ही बाहर कई और हत्यारों को पकड़ लिया था। जब वो चमेलिया को तबेले में ले जा रही थी, उन्हें रेशम के कोकून में सफाई से लपेटकर मदद करने के लिए वापस दौड़ पड़ी थी। ये समझते हुए कि ये कोई मामूली डकैती नहीं थी, टाकुमी ने तुरंत गिल्ड मास्टर बराक और शहर के शूरवीरों को बुलवा लिया, जिन्होंने जिंदा बचे हर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। बराक ने टाकुमी से ये सब सीधे मार्किस गॉडविन को बताने का आग्रह किया, क्योंकि इन हमलावरों का सीधा संबंध होली सिडोनिया एम्पायर से था। इतने गंभीर मामले को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता था। अगले दिन गॉडविन ने सबके डर को सच साबित कर दिया। हमलावर डिवाइन लाइट स्क्वाड्रन से जुड़े थे, एक ऐसा चरमपंथी गुट जिसे खुद सिडोनिया के अंदर भी पागल माना जाता था। वे किसी भी ऐसे इंसान का शिकार करते थे जिसके बारे में उन्हें लगता था कि उसने चर्च ऑफ डिवाइन लाइट का अपमान किया है, और अक्सर आधिकारिक आदेशों के बिना ही काम करते थे। टाकुमी ने मन ही मन उम्मीद की थी कि वे सिर्फ साधारण चोर होंगे, इसलिए सच जानकर वो अपनी सोच से कहीं ज्यादा डर गया था। गॉडविन ने एक्सप्लेन किया कि टाकुमी के मैजिकल टॉयलेट्स ने चर्च की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया खत्म कर दिया था, क्योंकि पादरियों को अब पब्लिक फैसिलिटीज पर बार बार प्यूरिफिकेशन मैजिक नहीं करना पड़ता था। गलती से उनके बटुए पर हमला करके टाकुमी ने अनजाने में ही धार्मिक पागलों के एक झुंड के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ये सोचते हुए कि क्या उसे कुछ समय के लिए गायब हो जाना चाहिए, टाकुमी ने किसी दूर दराज की जगह छिपने का सुझाव दिया। गॉडविन ने तुरंत उस आइडिया को खारिज कर दिया, ये समझाते हुए कि वो असल में किंगडम के प्रोटेक्शन में ज्यादा सुरक्षित रहेगा, जहां नाइट्स और गिल्ड दोनों उस पर नजर रख सकते हैं। बारक ने भी जोर देकर कहा कि टाकुमी आसानी से एडवेंचरिंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि विंग्स ऑफ नोलन पहले ही पूरे शहर की 5 सबसे मजबूत पार्टियों में से एक बन चुकी थी। सोफिया ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, तो टाकुमी ने बेमन से काम जारी रखने के लिए हामी भर दी। उसने ऑफिशियली गिल्ड में पार्टी का नाम विंग्स ऑफ नोलन रजिस्टर करवाया, जहां रिसेप्शनिस्ट ने माना कि ये सुनने में बहुत ही फ्लैशी लगता है। उसने टाकुमी को यह भी वार्न किया कि हत्यारों द्वारा उसे निशाना बनाने की अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से कई एडवेंचरर्स को लगता है कि उसके सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। उस रात टाकुमी ने लड़कियों के साथ सब कुछ शेयर किया और उन्हें इतने खतरनाक हालात में घसीटने के लिए माफी मांगी। उनमें से किसी ने भी एक सेकंड के लिए नहीं सोचा और वादा किया कि वे अपनी पूरी जान लगाकर उसे प्रोटेक्ट करेंगी। हौसला पाकर टाकुमी को एहसास हुआ कि हमेशा बॉडीगार्ड्स के भरोसे रहना काफी नहीं है। उसने घर के चारों ओर एक जादुई घेरा, मैजिकल बैरियर बनाने का प्लान बनाया, जो किसी भी ऐसे इंसान को अंदर नहीं आने देगा जो रजिस्टर न हो। क्योंकि ऐसी चीज बनाने के लिए एडवांस्ड अल्केमी की जरूरत थी, उसने रीवा से मदद मांगी। फिर वो पार्टी को खुद मजबूत करने के बारे में सोचने लगा। सोफिया ने सबकी हिफाजत के लिए एक प्रॉपर टैंक भर्ती करने का सुझाव दिया। लड़कियों ने तुरंत एक शर्त पूरी तरह साफ कर दी, किसी भी आदमी को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। उन्होंने बड़े फख्र से ऐलान किया कि टाकुमी की पार्टी को सिर्फ तभी बड़ा होना चाहिए जब इसका मतलब उसके एक्सीडेंटल हारेम में और लड़कियों को शामिल करना हो। टाकुमी अब बहस भी नहीं कर सकता था। परेशानी ये थी कि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली कोई महिला कहाँ मिलेगी। सोफिया ने बड़ी शांति से वही जगह सुझाई जहाँ से टाकुमी की सारी परेशानियां किसी तरह हल हो जाती थी। गॉथ स्लेव ट्रेडर्स कंपनी। टाकुमी ने पूरी रात अपने नए सिक्योरिटी बैरियर के लिए जादुई घेरे,
मैजिकल सर्कल्स डिजाइन करने में बिता दी, जबकि बाकी सब अच्छी नींद ले रहे थे। अगली सुबह उसने रेवा की मदद से उस यंत्र को जोड़ना शुरू करने की तैयारी की, लेकिन सोफिया अंदर आ गई और उसने भी मदद करने की जिद की। तकुमी ने दोनों लड़कियों को धातु की प्लेटों, मेटल प्लेट्स पर जादुई घेरे, एल्केमी सर्कल्स उकेरने का काम सौंपा, जबकि मुश्किल हिस्से उसने खुद संभाले। बाद में उसने उन्हें चालू करने के लिए तैयार प्लेटों पर जादुई परी की धूल, मैजिकल पिक्सी डस्ट छिड़की। इस बीच उन्होंने देखा कि मेपल चमेलिया की सवारी करते हुए यार्ड में घूम रही है, रेशम के विशाल पुतलों पर हमला कर रही है और ये दिखावा कर रही है कि वे दुष्ट गोलम्स हैं। लगता है इस छोटी शैतान ने अपना ही पावर रेंजर्स ट्रेनिंग आर्क इजाद कर लिया था। ये नजारा देखकर रेवा ने बताया कि गोलम्स असल में एडवांस्ड एल्केमी के ही उत्पाद हैं। तकुमी ने माना कि उसे ये बात पहले से पता थी, लेकिन एक चालू कोर बनाना अभी भी उसकी काबिलियत से बहुत दूर था। रेवा ने कहा कि एक गोलम उनकी पार्टी के लिए बेहतरीन टैंक साबित होगा और तकुमी ने पूरे दिल से हामी भरी, इससे पहले कि वो दुखी होकर मान ले कि उसका मौजूदा हुनर अभी भी इतना कचरा है कि वो एक गोलम नहीं बना सकता। वो बैरियर को जोड़ता रहा और जैसे ही उसने हर हिस्से को एक साथ जोड़ा, उसकी माना मैनिपुलेशन स्किल अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई और स्पेल कंट्रोल में बदल गई, इवॉल्व हो गई। नई स्किल के बारे में पढ़कर तकुमी को एहसास हुआ कि स्पेल कंट्रोल में महारत हासिल करने से वो शायद भविष्य में गोलेम्स बना पाए। इस बीच होली सिडोनिया एम्पायर के अंदर सम्राट को ये निराशाजनक खबर मिली कि डिवाइन लाइट स्क्वाड्रन के हर सदस्य को जिंदा पकड़ लिया गया है, इससे पहले कि वे खुद को मार पाते। ये महसूस करते हुए कि चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं, प्रिंसेस एलिजाबेथ ने उसे याद दिलाया कि एक आविष्कारक इन्वेंटर को खत्म करना उनके असली मकसद से ध्यान भटकाने लायक नहीं है। तभी दरबार के जादूगर ने रिपोर्ट दी कि एंशिएंट समनिंग सर्कल को आखिरकार ठीक कर लिया गया है, लेकिन उसे चालू करने के लिए जादुई ऊर्जा जुटाने में अभी भी कई और महीने लगेंगे। घर वापस आकर तकुमी ने तुरंत अपनी अपग्रेड की गई काबिलियत से एक गोलम कोर बनाने की कोशिश की। जैसा कि उम्मीद थी, हकीकत ने उसे एक बार फिर उसकी औकात याद दिला दी और हर कोशिश नाकाम रही। मेपल ने कैजुअली कुछ इतना आसान सुझाया जिसने तकुमी को अपनी अकल पर शक करने पर मजबूर कर दिया। एक गोलम बनाने के बजाय क्यों न किसी को टेम कर लिया जाए। तकुमी तुरंत सोफिया के पास गया और पूछा कि वे असल में गोलेम्स कहाँ ढूंढ सकते हैं। उसने समझाया कि लावारिस स्टोन गोलेम्स पुराने खंडहरों में भटकते हैं, जबकि ज्यादा ताकतवर आयरन गोलेम्स डंजन्स के अंदर रहते हैं। डंजन शब्द सुनते ही तकुनी की आंखें चमक उठी। जाहिर है इस फैंटेसी दुनिया में पूरा आरपीजी स्टार्टर पैक मौजूद था। उसने फैसला किया कि वे इसके बजाय एक आयरन गोलेम को पकड़ेंगे। सोफिया ने उसे चेतावनी दी कि बिना किसी समर्पित टैंक या भारी हमलावर हेवी अटैकर के डंजन में घुसना बहुत बड़ी बेवकूफी है, लेकिन तकुमी ने हर समझदारी भरी बात को नजरअंदाज किया और वैसे भी सीधे नजदीकी डंजन की तरफ मार्च कर दिया। इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, उन्हें पास के खंडहरों की पहरेदारी करता हुआ एक विशाल भटका हुआ स्टोन गोलम मिल गया। सोफिया ने समझाया कि उन्हें हराने के लिए आमतौर पर कंट्रोल कोर को तबाह करना पड़ता है, लेकिन तकुमी ने तुरंत इस योजना को खारिज कर दिया क्योंकि कोर ही वो हिस्सा था जो उसे चाहिए था। अचानक वो दानव उनकी ओर मुड़ा और उसकी चमकती हुई आंखें सक्रिय हो गईं। सोफिया ने हालात बिगड़ने से पहले पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन तकुमी ने पहले ही खुद को समझा लिया था कि ये चलता फिरता पहाड़ उनका सबसे बेहतरीन साथी बनेगा। बिना इजाजत का इंतजार किए वो उसका सामना करने के लिए नीचे कूद गया, जिससे लड़कियों को भी उसके पीछे भागना पड़ा। जैसे जैसे स्टोन गोलम धीरे धीरे पास आ रहा था, तकुमी ने अनपेक्षित रूप से अनएक्सपेक्टेडली उनके बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया। उसने जल्दी से सबको हमला करने से रोका और खुद आगे बढ़ा। उस विशाल दानव को ध्यान से देखने के बाद उसने पाया कि उस पर पुराने निशान बने हुए थे, जो साबित करते थे कि इसे असल में देवी नोलन को समर्पित खंडहरों की रक्षा के लिए बनाया गया था। चूंकि तकुमी के पास नोलन का आशीर्वाद था, गोलम ने उसे दुश्मन के बजाय एक साथी के रूप में पहचाना। मौके का फायदा उठाते हुए तकुमी ने अपनी टेमिंग स्किल का इस्तेमाल किया और हर किसी को पूरी तरह से हैरान करते हुए ये तुरंत काम कर गया। मेपल खुशी से लगभग फट ही पड़ी क्योंकि उसे अभी अभी एक और जूनियर मिल गया था। तकुमी ने उस प्राचीन रक्षक का नाम टाइटन रखा। भले ही वो बूढ़ा पिछले 23,000 सालों से खंडहरों की रक्षा करते हुए खड़ा था। टाइटन ने सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पुरानी भाषा किसी टूटी हुई वॉशिंग मशीन जैसी लग रही थी, इसलिए किसी को एक भी शब्द समझ नहीं आया। तकुमी ने उसे बाद में एक प्रॉपर वॉइस मॉड्यूल देने का सुझाव दिया, लेकिन एक और समस्या सामने आ गई। एक विशाल पत्थर के राक्षस को शहर में लाने से शायद देश भर में दहशत फैल जाती। इससे पहले कि तकुमी टाइटन को अपने पॉकेट डायमेंशन में धकेलता, गोलम ने एक प्यारे से छोटे रूप में सिकुड़कर समस्या खुद ही हल कर दी। जाहिर है प्राचीन रक्षक भी यात्रा की सुविधा को समझते थे। घर लौटने के बाद तकुमी ने तुरंत टाइटन के लिए एक नया शरीर डिजाइन करना शुरू कर दिया। हालांकि उत्पादन शुरू करने से पहले उसने एक अहम मीटिंग के लिए सबको इकट्ठा किया। उसकी खुशमिजाजी गायब हो गई जब उसने समझाया कि अब दुश्मन सक्रिय रूप से उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं चाहता कि लड़कियां उसके कारण अपनी जान जोखिम में डालें। इस कारण से वो उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने, उन्हें अच्छा पैसा देने और उन्हें सुरक्षित रूप से जाने देने का इरादा रखता है। कमरा तुरंत शांत हो गया। मारिया पूरी तरह से डरी हुई लग रही थी। उसने अपना भाला उठाया और उसे सीधा तकुमी की ओर तान दिया। उसने घोषणा की कि अगर वो सच में उन्हें इस तरह से फेंक देना चाहता है तो उसे पहले उससे पार पाना होगा। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी और उस पर चिल्लाई कि उसने उस परिवार को छोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। सोफिया ने रोती हुई मारिया को प्यार से दिलासा दिया और फिर खुद तकुमी
टकुमी की तरफ मुड़ी। उसने माना कि वो समझती है कि वो उनके लिए क्यों परेशान है, लेकिन उसके फैसले ने सबका गहरा अपमान किया है। उन लोगों पर भरोसा करने के बजाय जिन्होंने हमेशा उसके साथ खड़े रहने की कसम खाई थी, उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में उन्हें दूर धकेलने की कोशिश की। ये सुनकर टकुमी को आखिरकार वे सारे वादे याद आए जो लड़कियों ने उससे किए थे। ये महसूस करते हुए कि वो कितना स्वार्थी हो गया था, उसने दूसरों की भावनाओं को समझे बिना अपने डर को सब पर थोपने के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या वे सच में उसके साथ रहेंगी और हर दुश्मन का मिलकर सामना करेंगी? बिना किसी झिझक के हर एक लड़की मान गई। कुछ दिनों बाद टकुमी ने मिथ्रिल और एडमेंटाइट का इस्तेमाल करके टाइटन का नया शरीर पूरा किया। यह नया शरीर हथियारों, मजबूत ढालों, पावरफुल डिफेंसेस और एक प्रॉपर आवाज से लैस था। लेकिन टकुमी अपने अंदर के बच्चे को संतुष्ट करने से अभी रुका नहीं था। उसने एक विशाल वर्जन भी बनाया जिसे टाइटन अंदर से एक जायंट मैक की तरह उड़ा सकता था। उस आदमी ने असल में पावर रेंजर बनने का अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया था और उसे काम करते देख वो खुशी से लगभग रो ही पड़ा। ऊपर से सब कुछ देखते हुए नोलन ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि टकुमी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। तभी उसका एक असिस्टेंट एक डराने वाली खबर लेकर आया। चर्च ऑफ डिवाइन लाइट द्वारा पूजी जाने वाली देवी अनाथ कभी असल में थी ही नहीं, लेकिन लाखों भक्तों की अंधी श्रद्धा धीरे धीरे एक नई दैवीय हस्ती को जन्म दे रही थी। बदकिस्मती से वो नया वजूद एक दयालु देवी नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा बन रहा था। नोलन ने माना कि उसे सालों से इसी अंजाम का डर था। एक बार अनाथ के पूरी तरह सामने आ जाने के बाद सिडोनिया महाद्वीप में एक धर्म युद्ध छेड़ देगा जिसमें नए बुलाए गए हीरोज और झूठी देवी दोनों को ढाल बनाया जाएगा। क्योंकि दैवीय कानून नोलन को सीधे तौर पर दखल देने से रोकते थे, उसने छुपकर टकुमी की नई जिंदगी रची थी, इस उम्मीद में कि वही इकलौता ऐसा इंसान बनेगा जो उस तबाही को रोक सके। कुछ दिनों बाद टकुमी और उसकी पार्टी ने टाइटन के नए शरीर को आजमाने के लिए एक हाई रैंकिंग डंजन में कदम रखा। टाइटन ने हर वार को आसानी से झेल लिया, जबकि पार्टी ने अपनी जबरदस्त टीम वर्क से हर मंजिल के बॉस को जल्दी से खत्म कर दिया। वे सिर्फ एक दिन में आखिरी मंजिल तक पहुंच गए। उन बड़े दरवाजों के पीछे एक एस रैंक अर्थ ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा था। बिजली ने वॉबिट, ये नाम यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, शायद कोई गलती है। इस शरीर को अंदर से फाड़ते हुए उस विशाल राक्षस को पूरी तरह भून डाला। घर लौटकर जीत का जश्न मनाने से पहले ही मार्किस गॉडविन ने टकुमी को फिर से बुला लिया। गॉडविन ने बताया कि उनके इलाके का एक हिस्सा अभी भी अविकसित है क्योंकि खतरनाक राक्षस वहाँ किसी को बसने नहीं देते। टकुमी ने तुरंत उस जगह को पहचान लिया क्योंकि वहाँ भी मिथ्रिल और एडमेंटाइट का भारी भंडार था। उसकी दिलचस्पी देखकर गॉडविन ने अचानक उससे वहाँ एक पूरा नया गाँव बसाने को कहा। टकुमी को लगभग लगने लगा कि लोग उसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी समझने लगे हैं। गॉडविन ने खुलासा किया कि लगभग एक साल पहले भ्रष्ट रईसों की वजह से एक और बस्ती बसाने का प्रोजेक्ट नाकाम हो गया था। सैकड़ों मासूम गांव वालों के घर और रोजगार छिन गए थे और वे बेघर हो गए थे। उन्हें जल्द से जल्द एक पक्की बस्ती की बहुत सख्त जरूरत थी। टकुमी के लिए इतना सुनना ही काफी था। इससे पहले कि गॉडविन और राजनीतिक वजहें गिनाता, टकुमी ने काम ले लिया। एल्केमी के जरिए हर चीज को मजबूत करते हुए सड़कें, सिंचाई की नहरें, इरिगेशन कनाल्स, लकड़ी काटना, खेती, घर, हर किसी को अपना काम मिल गया, जिससे गांव अविश्वसनीय तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ 10 दिनों के बाद जब वे वहां पहुंचे तो उनके सारे डर गायब हो गए। एक छोटे से कैंप की जगह उन्हें एक पूरी तरह बसा हुआ शहर मिला जिसमें पक्के घर, खेत, बड़ी बड़ी दीवारें और यहाँ तक कि बीचों बीच शान से खड़ा एक महल भी था। उन्हें एस्कॉर्ट कर रहा नाइट कैप्टन टकुमी को पूरी तरह अविश्वास से घूर रहा था और जानना चाहता था कि सिर्फ 10 दिनों में पूरा शहर खड़ा कर देने वाला वो कौन सा राक्षस था। टकुमी बस हंसा और कैजुअली बताया कि उसने घर, सरकारी दफ्तर, खेत और वो सब कुछ तैयार कर दिया है जिसकी उन्हें जरूरत पड़ेगी। जबकि सब लोग खुशी खुशी अपने नए घर चुनने दौड़े, सोफिया उसके पास गई और पता चला कि पिछले बस्ती प्रोजेक्ट के दौरान उसके पति की मौत हो गई थी, जिससे वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये महसूस करते हुए कि अकेले खेती करना मुश्किल होगा, सोफिया ने एक और विकल्प सुझाया। उसने मैनी को टकुमी और मारिया से मिलवाया, जिन्होंने उसे टकुमी का घर संभालने की नौकरी दी, जबकि बाकी लोग बाहर काम करेंगे। तनख्वाह और शर्तें बहुत अच्छी थीं, लेकिन मैनी ने तुरंत मना कर दिया। भ्रष्ट रईसों के अत्याचार सहने के बाद उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था और उसे लगा कि टकुमी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक और सुंदर नौकरानी चाहता है। हालांकि मारिया ने टकुमी के चरित्र का बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन टकुमी ने बिना किसी बहस के उसके फैसले का सम्मान किया। उसने बस इतना कहा कि अगर उसका कभी मन बदले तो ये प्रस्ताव हमेशा खुला रहेगा। मैनी ये सोचते हुए वहां से चली गई कि वो एक और घिनौने रईस के चंगुल से बाल बाल बची है। उसने यहाँ तक कि उस गांव को पूरी तरह छोड़ देने का फैसला कर लिया। गांव के अंदर टकुमी चुपचाप इस दुनिया में पहली बार ठुकराए जाने के झटके से उबर रहा था। तभी मेपल ने अचानक राक्षसों के आने का अंदेशा जताया। शरणार्थियों में दहशत फैल गई। कई लोगों को लगा कि अधिकारी उन्हें एक बार फिर बलि का बकरा बना देंगे। इसके बजाय टकुमी ने नाइट कैप्टन को आदेश दिया कि वो दरवाजे बंद कर दे और हर नागरिक की रक्षा करे, जबकि उसकी अपनी पार्टी बाहर के राक्षसों को संभाले। कुछ पलों बाद जब सिडोनिया के सम्राट को इसके बारे में पता चला, इबिकुमी और उसके आसपास के सभी लोगों ने अचानक एक जबरदस्त जादुई ऊर्जा माना महसूस की। तभी उसे नोलन के शब्द याद आए। उसे इस दुनिया में आए हुए ठीक 1 साल बीत चुका था, जिसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। थॉइस, शायद हीरोज का गलत अनुवाद, खुद को रोक नहीं पा रहे थे
क्योंकि उनका अहंकार इस महाद्वीप से भी बड़ा हो चुका था। जब से वे आए थे वे अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए बेताब थे। आई हालांकि इतनी खुश नहीं थी। नोलन के आशीर्वाद के कारण उसकी अंतरात्मा इंस्टिंक्ट्स तुरंत बता सकती थी कि कौन उसके भरोसे के लायक है। इसलिए भले ही वो ऊपरी तौर पर साथ देती रही, लेकिन उसने कभी भी अपनी चौकसी कम नहीं होने दी। इस बीच टकुमी ने वही 3 महीने अपनी नई बस्ती को एक फलते फूलते शहर में बदलने में बिताए थे। सड़कें इसे पास के शहरों से जोड़ती थीं। व्यापारियों और कारीगरों ने वहाँ अपने व्यवसाय खोल लिए थे और निवासी लगातार नए हुनर सीख रहे थे। जबकि टकुमी प्रशासन संभालता था, उसकी लड़कियां आसपास के जंगलों में नियमित रूप से राक्षसों का शिकार करती थी। एक दिन मैपल का सामना मगरमच्छ जैसे एक अजीब से राक्षस से हुआ जो यकीनन वहां का नहीं था। सोफिया ने तुरंत उसे एक खतरनाक प्रजाति के रूप में पहचान लिया जो किसी और इलाके से थी और उसने दौड़कर सारी बात टकुमी को बताई। उसने समझाया कि पड़ोसी इलाकों से राक्षसों ने हाल ही में उनकी जमीनों को पार करना शुरू कर दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ था। टकुमी ने तुरंत सारी कड़ियां जोड़ ली। उसे पहले ही शक था कि 3 महीने पहले जो अजीब सी जादुई लहर आई थी वो हीरो समनिंग रिचुअल के कारण थी। जल्द ही नाइट कैप्टन और सबूतों के साथ पहुंच गया। उसने टकुमी को गिल्ड के काम से वापस पुराने शहर बुलाया और बताया कि होली सिडोनिया एम्पायर के अंदर जबरदस्त हीरोज के प्रकट होने की अफवाहें पूरे महाद्वीप में फैल गई हैं। मारिया को उम्मीद थी कि वे हीरोज शायद सिडोनिया को भीतर से सुधारेंगे, लेकिन टकुमी को पता था कि हकीकत में ऐसा बहुत कम होता है। शहर लौटने के बाद वो जानकारी ब्रीफिंग के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड गया। रिसेप्शनिस्ट ने पुष्टि की कि सच में 3 बुलाए गए हीरोज थे, 2 लड़के और 1 लड़की, और अब सिडोनिया साम्राज्य की जबरदस्त ताकत का दिखावा करने के लिए चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के जरिए उन्हें पड़ोसी देशों में भेज रहा था। हुलिये के आधार पर टकुमी को तुरंत एहसास हो गया कि वे भी उसी की तरह जापानी हैं। इससे पहले कि वो इसके बारे में ज्यादा सोच पाता, रिसेप्शनिस्ट ने उनके असली मिशन के बारे में बताया। पैपेक की कंपनी को शाही राजधानी की एक और यात्रा के लिए फिर से बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। टकुमी ने तुरंत हामी भर दी। घर वापस लौटने पर मैनी ने शर्माते हुए पूछा कि क्या वो भी सबके साथ आ सकती है, क्योंकि उसे पीछे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। टकुमी पहले तो थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि सफर खतरनाक हो सकता था, लेकिन हर लड़की ने तुरंत मैनी के साथ जाने का समर्थन किया। खुद को एक बार फिर से घिरा हुआ पाकर टकुमी ने हार मान ली। इस बीच तीनों हीरोज ने बारका राज्य की सीमा पार कर ली थी। दोनों लड़के असहनीय अहंकारी बन चुके थे, लगातार शिकायत कर रहे थे क्योंकि उनकी गाड़ी में सही सस्पेंशन नहीं था, बिल्कुल उन बिगड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स की तरह जो किसी 1 स्टार होटल का रिव्यू कर रहे हो। यहाँ तक कि उन्होंने एल्फ गुलामों को खरीदने की बात भी शुरू कर दी थी, ये जानते हुए भी कि बारका में गुलामी गैर कानूनी है। ये सब सुनकर अकाने को घिना रही थी। उसकी अंतरात्मा लगातार उसे चेतावनी दे रही थी कि सिडोनिया के चारों ओर कोई बुरी शक्ति मंडरा रही है और वे लगातार बारका की शाही राजधानी की ओर इशारा कर रहे थे, जहां उसे आखिरकार जवाब मिलेंगे। संयोग से टकुमी और उसकी पार्टी भी लगभग उसी समय राजधानी पहुंचे और पापेक का एस्कॉर्ट मिशन पूरा किया। जब वे गिल्ड में रिपोर्ट कर रहे थे तभी हीरोज ऐसे अंदर आए जैसे किसी रेड कार्पेट इवेंट में कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो। उन दोनों बेवकूफों ने बड़े घमंड से हर एडवेंचरर को रास्ते से हटने का हुक्म दिया। किसी को भी उनका ये रवैया पसंद नहीं आया। कई अनुभवी एडवेंचरर्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए, लेकिन उन लड़कों ने उन्हें ये चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा दिया कि उन्हें हीरोज के सामने अपनी औकात पता होनी चाहिए। फिर उनकी नजर सोफिया और मैनी पर पड़ी। उनके दिमाग ने तुरंत काम करना बंद कर दिया। बिना किसी शर्म के उन्होंने टकुमी से मांग की कि वो दोनों लड़कियों को उन्हें बेच दे। टकुमी ने उस पूरी बकवास को सिरे से नजरअंदाज कर दिया और रिसेप्शनिस्ट से बात करता रहा। रिजेक्ट होने से उन हीरोज के नाजुक अहंकार, फ्रेजाइल ईगोज को इतनी गहरी चोट पहुंची कि वे पूरी तरह से आपा खो बैठे। उन्होंने सोफिया और मैनी को उनके साथ चलने का हुक्म दिया, लेकिन दोनों लड़कियों ने साफ मना कर दिया और गर्व से कहा कि वे अपने मास्टर को कभी नहीं छोड़ेंगी। इससे वो छोटा बेवकूफ बिल्कुल ही आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और टकुमी की तरफ झपटा, लेकिन उसकी बदकिस्मती से टकुमी ने बड़ी शांति से एल्केमी का इस्तेमाल किया और तलवार के उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे कबाड़ में बदल दिया। खुद को भगवान समझने वाले दोनों हीरोज तुरंत घमंडी से रोतलू बच्चों में बदल गए और बदला लेने की धमकियां देने लगे क्योंकि टकुमी ने उनका अपमान करने की जुर्रत की थी। टकुमी ने उन्हें बस इतना याद दिलाया कि वे ही थे जिन्होंने पहले एक दूसरे एडवेंचरर पर हमला करके गिल्ड के नियमों को तोड़ा था। ये देखकर कि अब पूरा गिल्ड उन दोनों की अच्छी तरह धुनाई करना चाहता है, दोनों लड़के पीछे हट गए, लेकिन जाते जाते बचकानी गालियां बकते रहे। उनके जाने के बाद अकाने ने उनके बर्ताव के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। एक दूसरे से अपना परिचय कराते समय दोनों को तुरंत एहसास हो गया कि वे मूल रूप से जापान के ही रहने वाले हैं। इससे पहले कि अकाने कुछ अहम बता पाती, टकुमी ने चुपके से उसे अपने होटल का पता थमा दिया और सुझाव दिया कि वे किसी एकांत जगह पर बात करें। उस रात टकुमी ने लड़कियों को सब कुछ बताया, जिसमें ये भी शामिल था कि उसने छुपकर अकाने को मिलने के लिए बुलाया है। उसी समय अकाने ने सिडोनिया के पहरेदारों से बचते हुए अपनी गुलाम साथी लुलू के साथ राजधानी से छिपकर निकलने की कोशिश की। बदकिस्मती से उन्हें तुरंत पता चल गया कि वो भाग रही है। इससे ठीक पहले कि वे उसे घेर लेते, सोफिया और मेपल वहां पहुंचे, उसे बचाया और दोनों लड़कियों को सुरक्षित टकुमी के होटल ले गए। सबके शांत होने के बाद अकाने ने जाहिर सा सवाल पूछा, क्या टकुमी भी सच में जापान से है? इस बार टकुमी ने पूरा सच बताने का फैसला किया। उसने बताया कि कैसे वो गलती से समन हुआ, नॉलन के आशीर्वाद और इस दुनिया में आने के बाद से जो कुछ भी हुआ था। उसे हैरानी हुई कि किसी भी लड़की को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो दूसरी दुनिया से आया है। उन्होंने इसे लगभग तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके लिए वो अभी भी सिर्फ टकुमी था।
उसने माना कि वो शुरू में एक शांतिपूर्ण जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन सिडोनिया और बुलाए गए हीरोज के साथ उलझने के बाद वो सपना लगभग नामुमकिन हो गया था। अकाने ने उसे इस झमेले में और घसीटने के लिए माफी मांगी, लेकिन टकुमी ने उसे तसल्ली दी कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। फिर सोफिया ने साफ साफ पूछा कि जिन दो चलती फिरती आफतों के साथ वो घूम रही है उनका दिमाग कैसे खराब हुआ। अकाने ने उदासी से बताया कि जब वे पहली बार यहाँ आए थे तब दोनों में से किसी का भी बर्ताव ऐसा नहीं था। सिडोनिया में रहते हुए धीरे धीरे उनकी शख्सियत बदल गई। चूंकि उसे एम्पायर पर कभी भरोसा नहीं था, इसलिए वो खाने से पहले हमेशा अपने खाने को प्यूरिफाई करती थी, जबकि वो लड़के ट्रेनिंग में इतने पागल हो गए कि उन्होंने हर सावधानी को नजरअंदाज कर दिया। अकाने को शक था कि कोई किसी तरह से उन पर असर डाल रहा है। अचानक वो घुटनों के बल गिर पड़ी और टकुमी से उसे और लूलू को बचाने की भीख मांगने लगी, क्योंकि अब वो सिडोनिया के कंट्रोल में जीने का बोझ नहीं सह सकती थी। टकुमी ने झिझकते हुए पूछा कि इसके बाद उसका क्या करने का इरादा है। अकाने ने माना कि सच में उसे कुछ नहीं पता। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो लूलू को आजाद करना चाहती है, क्योंकि किसी दूसरे इंसान को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने से उसे नफरत थी। टकुमी ने तुरंत होली मैजिक का इस्तेमाल करके लूलू का स्लेव कॉलर हटा दिया। हालांकि लूलू एहसानमंद थी, लेकिन वो रो पड़ी और अकाने को कसकर पकड़ते हुए उसे न छोड़ने की भीख मांगने लगी। प्यार से मुस्कुराते हुए अकाने ने उसे बताया कि वो उसे खो नहीं रही है, वो बस इतना चाहती है कि वे मालिक और गुलाम के बजाय बराबर की हैसियत से साथ रहें। वापसी के सफर में मैनी और मरिया ने अकाने को घर का बना क्रीम स्ट्यू परोसा। वो जाना पहचाना स्वाद तुरंत उसे जापान की याद दिला गया, जिससे वो रो पड़ी, क्योंकि समन होने के बाद से उसने इतना सुकून देने वाला कुछ नहीं खाया था। घर पहुंचने के बाद टकुमी ने एक बार फिर सबको इकट्ठा किया। उसने ऐलान किया कि इस बार वो सच में सबके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने का इरादा रखता है। लड़कियों ने तुरंत उसे एक और लेक्चर देने की तैयारी कर ली, ये सोचकर कि वो फिर से वही बेवकूफी भरा आइडिया दोहरा रहा है, लेकिन टकुमी ने उन्हें रोक दिया। उसने समझाया कि वो अब किसी को जाने के लिए नहीं कह रहा है, वो बस चाहता है कि सब लोग नौकरों के बजाय दोस्तों की तरह उसके साथ रहें। ये बात सबको संतुष्ट करने के लिए काफी थी। एक एक करके टकुमी ने हर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया और आधिकारिक तौर पर पूरे समूह को बराबर का दर्जा दे दिया। इसके तुरंत बाद उसने अकाने के लिए 2 अनोखी होली सोर्ड्स बनाई, लेकिन इससे पहले कि कोई उनकी तारीफ कर पाता, एडवेंचरर्स गिल्ड से एक इमरजेंसी मैसेज आ गया। हर बी रैंक पार्टी और उससे ऊपर वालों को तुरंत बुलाया जा रहा था, क्योंकि एक भारी मॉन्स्टर स्टैम्पीड तकुनी के नए शहर की तरफ बढ़ रहा था। बिना एक सेकंड गवाए सब लोग गिल्ड की तरफ भागे। सब हैरान थे जब बैरक के साथ लायन फैंग पार्टी इंतजार कर रही थी। टाकुमी को जल्दी ही पता चला कि नाइट कैप्टन ने इमरजेंसी रीइंफोर्समेंट्स की मांग की थी, क्योंकि ज्यादातर हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स पहले ही दूसरे मिशंस पर गए हुए थे। हालांकि टाकुमी को डर था कि जो फोर्स उनके पास है वो शायद काफी न हो, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने पूरे भरोसे के साथ ऐलान किया कि जो 3 पार्टियां भेजी जा रही हैं वो 100 आर्म ग्रुप से भी ज्यादा भारी हैं। जैसे ही रियल ने सुना कि कोई तीसरी पार्टी भी होगी, उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने अचानक से कोई सरप्राइज टेस्ट रख दिया हो। कुछ ही सेकंड बाद निडर मेरिल्डा और उसकी पूरी महिलाओं वाली पार्टी क्रिम्सन आ पहुंची। उसने अदब से सबका स्वागत किया और जानबूझकर रियल को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो वहाँ है ही नहीं, बस उसे चिढ़ाने के लिए। सारी जानकारी मिलने के बाद तीनों ग्रुप टैकुमी की गाड़ी कैरेज में निकल पड़े। अकाने, लूलू और टाइटन हवेली की रखवाली के लिए पीछे ही रुक गए। रास्ते में टैकुमी ने सोफिया को अपनी बनाई हुई एक होली स्वॉर्ड दी और समझाया कि इन दोनों तलवारों की खासियतें बिल्कुल अलग हैं। सोफिया की तलवार भौतिक तबाही मचाने में माहिर थी, जबकि टैकुमी की तलवार छोटे छोटे वार से भी दुश्मनों के दिमाग पर गहरा वार कर सकती थी। जल्द ही वे शहर की सरहदों पर पहुंच गए। टैकुमी को पहले लगा था कि शहर की विशाल सुरक्षा दीवार उन्हें काफी वक्त देगी, लेकिन उसका सारा भरोसा तब हवा हो गया जब उसने सैकड़ों उड़ने वाले राक्षसों को दीवारें पार करते देखा, जबकि अनगिनत जमीनी राक्षस चींटियों की तरह ऊपर चढ़ रहे थे। ये समझते हुए कि एक एक पल कीमती है, सब तुरंत युद्ध में कूद पड़े। शक्तिशाली जादुई हमलों ने राक्षसों की कतारों को चीर दिया, जिससे इतना दबाव कम हुआ कि पहरेदार सुरक्षित रूप से दरवाजे खोल सके। अंदर आते ही तीनों एडवेंचरर पार्टियां अलग अलग हिस्सों की रक्षा करने के लिए बट गई। टैकुमी और उसके साथियों ने सुबह होने तक लगातार लड़ाई की और आखिरकार अपने हिस्से को साफ कर दिया। एहसानमंद गांव वाले छिपने की जगहों से बाहर आए और उन्हें शुक्रिया कहा। टैकुमी ने तुरंत रीवा और मैनी को घायलों का इलाज करने का काम सौंपा, जबकि बाकी ग्रुप बाकी पहरेदारों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। दूसरी दीवार तक पहुंचने पर टाकुमी ने देखा कि सब लोग जंगल की तरफ घूर रहे हैं। सबकी समझ से परे राक्षस अचानक एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाकर एक साथ पीछे हट गए थे। तजुर्बेकार एडवेंचरर्स ने बताया कि राक्षसों में इतनी समझ नहीं होती कि वे इस तरह मिलजुल कर काम करें। उन्होंने ये भी बताया कि पूरी रात राक्षसों ने बहुत ही रणनीतिक बर्ताव दिखाया था। जब एडवेंचरर्स आराम करते थे तब हमला करते थे, और जब लड़ाई उनके खिलाफ जाती थी तब पीछे हट जाते थे। टाकुमी ने अंदाजा लगाया कि कोई बहुत ही समझदार नेता उन्हें कमांड कर रहा होगा। हालांकि सबको इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। टाकुमी ने एक और संभावना जताई, शायद हीरो समनिंग रिचुअल की वजह से कुछ राक्षसों में बदलाव, म्यूटेशंस या बहुत तेजी से विकास, रैपिड एवोल्यूशन हुआ हो। ये बात कहीं ज्यादा सच लग रही थी। इस बीच सिडोनिया के सम्राट को बारका की नई बस्ती के लिए खतरा बने उस मॉन्स्टर स्टैम्पीड के बारे में पता चला। एक विरोधी राज्य को कमजोर करने का मौका देखकर उसने हालात का फायदा उठाने के बारे में सोचा। एलिजाबेथ ने बड़ी खुशी से एक कदम आगे बढ़कर बारकुला के दोस्तों पर एक साथ हमला करने का सुझाव दिया, ताकि कोई भी मदद न भेज सके। अपनी बेटी की इस बेरहम रणनीति से खुश होकर सम्राट ने प्लान
प्लान को मंजूरी दे दी और हीरोज को बारकुला के एक दोस्त देश पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया। बस्ती में वापस सब लोग बिना थके घायलों के इलाज में लगे थे, जबकि सोफिया पहरा दे रही थी। रेवा लंच लेकर आई और शिकायत की कि टाकुमी ने फिर से एक बेवकूफ की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया है। आगे की लड़ाइयों के लिए हीलिंग पोशंस बचाने के बजाय वो हर एक पोशन घायल आम नागरिकों को दे रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर दोबारा हमला हुआ तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। सोफिया ने टाकुमी को टोका, लेकिन उस जिद्दी बेवकूफ ने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो खुद घायल होने से बचेगा। उसे पता था कि बहस करना बेकार है, क्योंकि टाकुमी हमेशा अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करता था। मन ही मन फैसला करते हुए सोफिया ने तय किया कि वो उसकी रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इससे पहले कि कोई आराम कर पाता, मेपल ने अचानक चेतावनी दी कि राक्षस वापस आ गए हैं, सब बाहर भागे। टाकुमी ने जल्दी से अपनी रणनीति समझाई। पहले वे बड़े पैमाने के जादू से दुश्मन पर बमबारी करेंगे, फिर करीब जाकर हमला करेंगे। प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा था और राक्षसों को लगभग तुरंत ही पीछे धकेल दिया गया। फिर बिना किसी चेतावनी के वे दोबारा पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि जंगल से एक विशाल मगरमच्छ जैसा जीव बाहर निकला और अपने ही साथियों को खाने लगा। जितने राक्षसों को वो निगलता, वो उतना ही बड़ा होता जाता, जब तक कि वो एक भयानक 2 सिर वाला ड्रैगन बनकर युद्ध के मैदान में नहीं आ धमका। टाकुमी को तुरंत एहसास हो गया कि यही जीव इस भगदड़ को कंट्रोल कर रहा था। ड्रैगन ने तुरंत सोफिया को निशाना बनाया। टाकुमी ने बड़ी मुश्किल से उसे कुचले जाने से बचाया, लेकिन सोफिया ने जानबूझकर हमला करना जारी रखा ताकि वो उस जानवर का ध्यान टाकुमी से हटा सके। गुस्से में पागल होकर ड्रैगन ने उसका पीछा किया और फिर एक भयंकर आग के गोले से उसे जमीन पर गिरा दिया। शुक्र है बाकी लड़कियां समय पर पहुंच गईं और उन्होंने ड्रैगन को जकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला बोल दिया। बुरी तरह घायल सोफिया ने अपनी पवित्र तलवार टाकुमी की तरफ फेंकी। दोनों लेजेंडरी तलवारों को एक साथ लहराते हुए टाकुमी ने उनकी पूरी ताकत झोंक दी और उस खौफनाक ड्रैगन को मार गिराया। इसके तुरंत बाद सोफिया बेहोश होकर गिर पड़ी। टाकुमी दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसके घाव भरे और गुस्से में पूछा कि उसने अपनी जान इतने जोखिम में क्यों डाली। सोफिया ने धीरे से माना कि वो बस उसकी हिफाजत करना चाहती थी। अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए टाकुमी ने उससे भीख मांगी कि वो दोबारा कभी अपनी जान जोखिम में न डाले, क्योंकि वो उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि दोनों कुछ और कह पाते, बाकी लोग अच्छी खबर लेकर आ गए। ज्यादातर बचे हुए राक्षस भाग गए थे और जो बचे थे उन्हें मार गिराया गया था। आखिरकार खुद को आराम करने की इजाजत देते हुए टाकुमी अपनी जादुई ताकत माना पूरी तरह खत्म होने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो अगले दिन उठा तो उसके साथी चिंता में उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हालांकि सोफिया खुद को कसूरवार मानते हुए चुपचाप कमरे के बाहर से उसे देख रही थी। तबाह हुई बस्ती को दोबारा बनाने में कई दिन बिताने के बाद हर कोई आखिरकार घर लौट आया। एक शानदार बारबेक्यू दावत हुई, लेकिन सोफिया बहुत शांत थी। टाकुमी हमेशा की तरह बेखबर था, जब तक कि मारिया और मैनी ने उसे जबरदस्ती सोफिया से बात करने के लिए नहीं धकेला। ग्रिल्ड मीट की एक प्लेट लेकर वो आखिरकार सोफिया के पास बैठा और माना कि वो समझता है कि वो बस उसकी हिफाजत करना चाहती। हालांकि वो चाहता था कि वो जिंदा रहे और उसकी जिंदगी के आखिरी पल तक उसके साथी के तौर पर उसके साथ रहे। सोफिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी वादा किया कि वो ऐसा ही करेगी। कुछ ही समय बाद टाकुमी मार्किज गॉडविन से मिलने गया ताकि अकाने और लुलू को अपनी हिफाजत में रखने की आधिकारिक इजाजत ले सके। गॉडविन ने तुरंत इसकी इजाजत दे दी और फिर एक बहुत ही बुरी खबर दी। दोनों पुरुष हीरोज ने पहले ही बारकुला के एक साथी देश में अनगिनत बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया था। ये सुनकर अकाने अंदर से टूट गई। उसने उन्हें समय रहते न रोक पाने के लिए खुद को कोसा। टाकुमी ने उसे दिलासा दिया और याद दिलाया कि उन जुर्मों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हालांकि उसे अभी भी हर बात का पछतावा था, लेकिन अकाने ने चुपचाप कसम खाई कि जब सही समय आएगा तो वो खुद उन दोनों भ्रष्ट हीरोज के सामने खड़ी होगी और उन्हें रोकेगी। आखिरकार टाकुमी एक बार फिर गॉडेस नोलन से मिला। उसने पूछा कि क्या उसे 1 साल पीछे भेजना हमेशा से उस बुलाए गए हीरोज के आने की तैयारी का हिस्सा था। नोलन मुस्कुराई, लेकिन सीधे तौर पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने बस इतना कहा कि भविष्य अब पूरी तरह से उसके हाथों में है। इस दुनिया में जो कुछ भी उसने हासिल किया था, उसके दोस्त, उसका परिवार और वो जगह जिसे अब वो अपना घर कहता था, उन सबको याद करते हुए टाकुमी ने वादा किया कि वो चाहे जो हो जाए उन सब की हिफाजत करेगा। ये सुनकर नोलन गर्व से मुस्कुराई और दुआ की कि वो दुनिया का सबसे महान एल्केमिस्ट बने, क्योंकि तभी ये दुनिया सच में महफूज रह सकेगी और तरक्की करती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी डिटेल वाली बड़ी वीडियोस बनाने में दिन रात की बहुत मेहनत लगती है। आंखें और दिमाग पूरी तरह थक जाते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले खतरनाक एपिसोड में।